जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं आपके सामने HAP जिसको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहते हैं। ये रहा आपके सामने पेपर सोल्यूशन कब का है आपके सामने दिखा देते हैं 12 जून 2025। इसके पहले हम देखा जाए तो क्या क्या कर लिए थे आपको बताते हैं। 2023 का पेपर सोल्यूशन कर लिए थे, 2024 का पेपर सोल्यूशन कर लिए थे। यदि आपको अपनी नैया पार लगानी है तो आप क्या करिए 2025 का पेपर सोल्यूशन एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके साथ साथ आपके सामने सुपर 25 क्वेश्चन विद आंसर को एकदम अच्छे तरीके से कवर अप कीजिए। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं आपके सामने पेपर सोल्यूशन 2025 का है। ये आपके सामने हिंदी और इंग्लिश मिक्स बैच है। यदि इसका कोई अन्य टॉपिक यदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको इजीली चल जाएगा। आपको बता देना चाहते हैं जाते जाते, यदि मान लेते इसको आपको पेपर सोल्यूशन चाहिए तो एक साल की केवल प्राइस कितनी रखी गई है आपके सामने 25 रुपये में इसका PDF आप इजी तरीके से अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा सकते हैं। टाइम वगैरह की बात की जाए तो आप जान रहे हैं 3 घंटा 80 नंबर का होता है। ये सिर्फ चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ से एक मुद्दा क्या लिख रखा, आंसर एनी 6 यानी 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से अटैम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिया गया, ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल को पूरे अच्छे से क्या करना, बनाना है और उसके सेल ऑर्गेनेल और एंड देयर फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब जो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल उसको आपको प्रदर्शित करना सेल के अंदर। ठीक, उसके साथ आपके सामने उन्हीं का थोड़ा एक दो लाइन फंक्शन भी लिखना, यानी कार्य भी लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके सामने ये कोशिका, और याद रखना ये जो कोशिका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है तो कम से कम 2 पेज में आपको एक्सप्लेन करना ही करना रहेगा। अब रही बात इसमें चैप्टर की, तो भैया के खड़ा चैप्टर है, लिखना चाहे तो आप भैया 10 पेज में 20 पेज में भी लिख सकते हैं, तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले सेल के बारे में आते हैं। आपने सुना होगा सेल के बारे में एकदम अच्छे तरीके से। कहा जाता है कि हमारी सेल क्या होती है, हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्या हो गया, ये सेल हो गया। जब सेल की ग्रुपिंग होगी तो आपके सामने बन के तैयार होगा क्या, टिश्यू। और टिश्यू की जब ग्रुपिंग होगी तो क्या बनेगा आपके सामने, आर्गन बनेगा। और आर्गन से बनेगा आपके सामने आर्गन सिस्टम बनेगा, और आर्गन सिस्टम से एक पूरी बॉडी बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से हमारे सेल का काम होता है। तो वही चीज़ लिखा गया। तो सेल क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं आपके सामने, सेल बोलते हैं। यानी बॉडी की संरचना बनाने के लिए सेल चाहिए, कार्य करने के लिए सेल चाहिए। तो यही लिख रखा हमारे पास, सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है। मतलब जीवन को चलाने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी का नाम दिया जाता है आपके सामने सेल बोला जाता है। पहली कंडीशन। दूसरा, सेल सभी जीवधारियों की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक यूनिट होती। कहने का मतलब क्या होती है, जो सेल होता है जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई होती। मतलब जो एनिमल होते हैं ना, उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है आपके सामने सेल होती। संरचना, क्योंकि पूरी शरीर बनाने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो संरचनात्मक। सेल को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, शरीर को कार्य करने के लिए क्या चाहिए, सेल चाहिए। तो इसीलिए बोला गया, यानी सेल सभी जीवधारियों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये कंडीशन नंबर दूसरा दे रखा। यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 में कैटेगराइज किए गए। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो 2 में कैटेगराइज किए। लिविंग की बात कर रखे हैं, सबसे पहले यूनिसेलुलर, दूसरा आपके सामने मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु ऐसे प्राणी होते हैं जो केवल एक सिंगल सेल के बने होते हैं, आपके सामने यूनिसेलुलर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सामने प्रोटोजोआ होगा, दूसरा आपके सामने ईस्ट हो गया, तीसरा आपके सामने बैक्टीरिया हो गया, चौथा आपके सामने अमीबा हो गया। तो ये सब जितने होते हैं आपके सामने यूनिसेलुलर के अंतर्गत आते हैं। अब मल्टी सेलुलर मतलब तुम्हारे अगल बगल जौन चीज दिखा था सब छाप दा, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, आदमी होगा, हम हो गए, तू हो गया, भैंस होगा, गाय होगा, मधुमक्खी होगा, सब कुछ यहाँ पर आप छाप सकते हैं आपके सामने। ये
और डिटेल में जाएंगे तो सुने होंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में, तो हम उतना बेसिकली जाते नहीं। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन रहा है यहाँ से। अब देखिए सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 में। और याद रखना इन्होंने किसकी खोज की थी? मृत्यु कोशिका की खोज की थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने किया था आपके सामने? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक। अब डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक पहली बार तुम्हारे पास यही थे। फिर आए कौन? एंटोन लुइनहॉक के बारे में सुने होंगे। उन्होंने क्या किया? जीवित कोशिका की डिस्कवरी की थी यहाँ से। ठीक, तो ये कंडीशन थी यहाँ पर। अब यहाँ से प्यारा सा स्ट्रक्चर दिया गया आपके सामने। ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया, बहुत इजी तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या होती है? सेल की जो सबसे बाहरी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने? सेल मेम्ब्रेन बोलती है। यदि प्लांट में बात की जाए तो सबसे बाहरी कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल होती है। तो सेल मेम्ब्रेन आपके सामने पहली कंडीशन। दूसरा, इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, ऐसे हम कर देते हैं शेडिंग। इसके अंदर जो भी लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, जो भी लिक्विड पाया जाता है उसको नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। अब याद रखना सेल के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है? यहाँ पर एक चीज़ और लिख देते हैं, थोड़ा सा कभी पूछ दी जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, जब सेल की स्टडी की जाती तो उसको जानते हो क्या बोलते हैं आपके सामने? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वही, सॉरी रे जी क्या लिख दिए हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके सामने साइटोलॉजी, यानी सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं। तो वही देखो, साइटो मतलब सेल, प्लाज्म कहीं भी रहे तो समझ लेना लिक्विड यानी फ्लूइड वाला पार्ट होता है, तो इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, क्या लिख रखा है? ये जो बूंद बूंद स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। जो राइबोसोम आगे चल के क्या बनाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ही होती है, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये भी बहुत बड़ी मैकेनिज्म होती है। सेल के अंदर तुम्हारे पास क्या पाया जाता है आपके सामने? ये जो स्ट्रक्चर है इतना, ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो डॉट स्ट्रक्चर होता है उसे क्या न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसके अंदर जो धागे नुमा संरचना होती है, लिखना चाहे तो क्रोमेटिन वगैरह लिख सकते हैं। उसके बाद सेल यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के लगे हुए पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट पाया जाएगा तो उसका नाम होगा आपके सामने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब राइबोसोम होता है, तो इसलिए रफ होता है। अब राइबोसोम रहेगा तो प्रोटीन बनाएगा, और अंदर की तरफ तुम्हारे पास किसी भी तरह का यानी रफ नहीं, राइबोसोम नहीं होता तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक, तो ये दो टाइप के आपके सामने रेटिकुलम होते हैं। अब ये प्रोटीन बनाता है और ये लिपिड बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम क्या होता है? इसके अंदर डिफेंस करने का काम करता है, मतलब सुरक्षा करता है जीवाणु वगैरह से। वैक्यूल क्या होती है? इसके अंदर तुम्हारे पास ये वाला जो खाली जगह होती है उसी को वैक्यूल बोला जाता है। माइटोकांड्रिया क्या होती है आपके सामने? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी सेल को चलाने के लिए क्या चाहिए? माइटोकांड्रिया चाहिए। गोल्जी बॉडी जो क्या कर देती है? किसी चीज़ को पैकेट के फॉर्म में स्टोरेज करती है। तो ये प्यारा सा स्ट्रक्चर और सबसे सूटेबल एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ रहा इनके बारे। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके क्या करना पड़ेगा? फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिख रखा? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की बाहरी कवरिंग क्या कहलाती है आपके सामने? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, पहला। दूसरा क्या लिख रखा है? यह सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब उसी चीज को आने देगी जो हमारे जरूरत की रहेगी, उसी चीज को बाहर निकालेगी जो हमारे लिए क्या होगी? वेस्टेज रहेगा। तो वही बोला गया आपके सामने, ये क्या कर देती? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ये लाइट यानी कि एंट्री तथा एग्जिट कंट्रोल करती है, मतलब किसको अंदर आना किसको बाहर जाना उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? इन्हीं की होती है। ठीक है, ये हो गया आपके सामने। अब ये किसकी बनी होती? फास्फोलिपिड प्लस में प्रोटीन की बनी होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती? फास्फोलिपिड प्लस में प्रोटीन की बनी होती है। तो ये कहानी हो गई आपके सामने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट पे क्या लिख रखा आपके सामने? साइटोप्लाज्म क्या होता है, इनकी कहानी थोड़ा सा सुनते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर जेली लाइक जो फ्लूइड होता है, मतलब सेल के अंदर जब जाएंगे ना तो फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, फिर क्या लिख रखा है? यह सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन तथा इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल करता है, मतलब सेल के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन कराना है,
किस इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब नाम सुने होंगे। उन इलेक्ट्रोलाइट को कैसे बैलेंस करना, इन सबको कंट्रोल करता कौन, ये साइटोप्लाज्म करता है। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। अब आते हैं तुम्हारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कर देती है, यह पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या कर देता, कंट्रोल करता। मतलब जो सेल है वो एक्टिविटी क्या करेगी, सेल डिवीजन की, अन्य चीज़ कैसे करेगी, उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी न्यूक्लियस की होती है। ठीक, डीएनए स्टोरेज करता कौन, यानी ये न्यूक्लियस जो होता है डीएनए स्टोरेज करता है, जो अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अभी तो बोले थे उसमें क्रोमेटीन पाया जाता। क्रोमेटीन एक धागेनुमा संरचना होती है जो आगे चल के क्या बनाती है मेरे बाबू, आगे चल के सिंपली, ठीक है, डीएनए वगैरह बनाती हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। ठीक है, तो ये काम होता है आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, माइटोकांड्रिया के बारे में सुन लेते हैं। यह सेल के लिए ऊर्जा, ठीक है, यह सेल के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जो सेल होता है उसके लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है आपके सामने, माइटोकांड्रिया करता है। ठीक, ये कहानी हो गई। दूसरा क्या लिख रखा है आपके सामने, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब एक नंबर में पूछे क्या होगा, माइटोकांड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा तो किस पे टिक मारेंगे, माइटोकांड्रिया पर मारेंगे। राइबोसोम क्या होता है, यह सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मतलब कोशिका के अंदर प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने इन्हीं की होती है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि भैया बल भर प्रोटीन बनाए ये। अब प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा कहते हो, कईयों स्टेप, डीएनए आरएनए से कहता, आरएनए क्या कहता है आपके सामने, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, ये को छोड़िए। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ यानी राइबोसोम होने के नाते क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। अब बोलेगा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा जाए, दोबारा बोले, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत देखा जाए तो आपके सामने राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसमें राइबोसोम नहीं पाई जाती है, तो ये क्या कर देते हैं आपके सामने, लिपिड सिंथेसिस का करते हैं, जो डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। लाइसोसोम क्या होता है आपके सामने, लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी सेल का जो सुसाइडल बैग होता है आपके सामने क्या हो गया है, यहाँ से होता है। वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट करने में क्या कर देते, ये मदद करते हैं। तो ये रहा है आपके सामने एक क्वेश्चन जो आपके सामने पूरा डिटेल में पूछा हुआ था, लेवल डायग्राम ऑफ सेल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया आपके सामने, यहाँ पर चलते हैं। कह दिया आपके सामने, देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है। पहले सबसे पहले आपको अच्छे से रिस्पायरेशन के बारे में बताना है। रिस्पायरेशन बताने के बाद आपको क्या करना है जी, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम क्या होती है, उसके मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज को पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। देखिए ये आपके सामने, अब ये सोच सकते हो खड़े खड़े एक सिस्टम है, बट हम यहाँ पर बहुत सटीक तरीके से, यानी बहुत ईजी से ईजी तरीके से इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिख रखा है, इस पे लाइट थोड़ा सा ऑफ की जाए तो देखेंगे विजुअल सही से होगा कि नहीं, और एक तरफ दिखने लगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब तो दिख रहा है कि नहीं, और तो और ख़राब दिखने लगा भाई, लाइट ही थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट मैनेज आप करिएगा, एटलीस्ट मोस्टली दिख रहा है। रिस्पायरेशन क्या होता है इनके बारे में देखिए। रिस्पायरेशन वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एटीपी ऊर्जा के रूप में उत्पन्न की जाती है। रिस्पायरेशन मतलब खाना जब खा लिए तो सबको क्या कर दिया, ग्लूकोज के रूप में तोड़ दिया। वो ग्लूकोज पहुँचेगा आपके सामने कोशिका के अंदर, जब कोशिका के अंदर पहुँचेगा तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण उसका होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, प्लस में एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगी। दोबारा बताते हैं, जो भी आप भोजन खाएं वो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया। ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसी ग्लूकोज के फॉर्म में जो कन्वर्ट किया गया है उसे
कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारे पास वाटर क्या निकालेगा, एटीपी के रूप में निकालेगा। अब ये जो ऊर्जा निकाला जा रहा है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेशन की मदद से हम ऊर्जा निकाल रहे हैं, एक कंडीशन हो गया। ये अब प्रक्रिया साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना है। यहाँ से देखिए अकेले माइटोकॉन्ड्रिया में तो होती है तो जानते हैं, बट कुछ मात्रा में क्या होती है आपके सामने साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक। अब ये जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला गया आपके सामने, जो हम लिखे हैं देखिए यहाँ पर सिंपली एकदम इजी तरीके से लिखे हुए हैं। क्या लिखा गया, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब तोड़ा जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाएगा आपके सामने और हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा और 38 एटीपी निकलती, कितना, 38 एटीपी निकलती। अब सुने होंगे आप ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज को जब पायरुवेट में तोड़ा जाता है तो ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। वही ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्रेब्स साइकिल में इंटर करती है। क्रेब्स साइकिल के लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तब जाके आपके सामने 38 एटीपी निकलती है। तो ये कहाना रही आपके सामने इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेशन के बारे में। स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो ये आपके सामने देखिए स्ट्रक्चर में क्या होता है, सबसे पहले आपके सामने क्या होता है, नोज होता है, ठीक है, नोज हो गया। यहाँ से नोज क्या होता है, हमारे नोज के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जिसे हम रोम बोलते हैं, और प्लस में म्यूकस पाए जाते हैं। ये करते हैं क्या गुरुदेव, ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं आपके सामने, जो भी धूल में यानी हवा में धूल के कण रहते हैं उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, ठीक। अब यहाँ से फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जंक्शन पॉइंट बिटवीन द आइसोफेगस एंड विंड पाइप, मतलब खाना खाने वाली पाइप और सांस लेने वाली पाइप दोनों का जो जंक्शन होता है उसी को फेरिंग्स बोलते हैं। ये प्रिवेंट करता है, यहीं पर एपिग्लॉटिस रहता है जिसे घाटी के नाम से जाना जाता है। ये प्रिवेंट करता है कि भोजन हमारे सांस की नली में न चल जाए, यहीं पर होता है। वॉइस बॉक्स क्या होता है आपके सामने, यहाँ पर वॉइस बॉक्स प्रेजेंट है जो आवाज़ निकालने के लिए होता है। यहाँ पर एक छल्ले नुमा ऐसे देखेंगे संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं आपके सामने, कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, कार्टिलेज बोलते हैं। जो ये प्रिवेंट करता है, सी शेप का बना होता है, रियल में कार्टिलेज का बना होता है, बोन का नहीं, कार्टिलेज का बना होता है। ये करते क्या है, जो भी भोजन के दौरान लेते हैं तो ये चिपक न जाए यानी कोलैप्स न कर जाए, उसको बचाने का काम इन्हीं का होता है, ठीक है। तो ये लिख रखा आपके सामने, नोज हो गया, दूसरा फेरिंग्स हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया, विंड पाइप। विंड पाइप मतलब जो ये हवा वाली पाइप होती है उसे विंड पाइप बोलते हैं। अब विंड पाइप जब आगे नीचे पहले जब जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। आगे जब डिवीजन होती है तो उसे क्या बोलते हैं आपके सामने, ब्रोंकियोल्स यानी ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकस हो जाएगा आपके सामने। यहाँ से सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है आपके सामने ये वाला, उसको क्या बोलते हैं, एल्वुलाई बोलते हैं। एल्वुलाई देखा जाए तो रियल में देखेंगे ना तो ये तुम्हारे पास अंगूर के छत यानी जो गुच्छा होता है उसके समान ये क्या होती है, संरचना पाई जाती है। यहीं पर गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज रियल में देखा जाए तो कहाँ पर होता है आपके सामने, एल्वुलाई के अंदर होता है। तो ये कहानी आप यहाँ बता देंगे, इजीली हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज, कैसे हमारे शरीर के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है। पहले दे रखा आपके सामने देखिए एल्वुलाई रीजन पे कैसे गैस का एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पर तुम सब जो देखिए होता क्या है भाई, इधर आ जा। ये आपके सामने एल्वुलाई है, यहीं से ब्लड वेसल्स जाती, छोटी छोटी नस जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके यानी ऑक्सीजन इसके अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा आपके सामने एल्वुलाई में जाता है। एल्वुलाई क्या करती, पंप करके शरीर से बाहर निकालती है। जो डायफ्राम बहुत मेन रोल प्ले करता है आपके सामने यहाँ से, तो वही लिख रखा आपके सामने। लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक होते हैं जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें एल्वुलाई कहते हैं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में एक्सचेंज होता है। कहने का मतलब जो भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जब ब्लड में एक्सचेंज होगा तो यहीं से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई में छोड़ दिया जाएगा, ठीक। अब ये चला गया ब्लड में। अब ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, तो हीमोग्लोबिन के द्वारा, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होती है, आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है जो रेड कलर का पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को, ठीक है, पकड़कर पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। अब रियल स्ट्रक्चर यदि हीमोग्लोबिन में देखेंगे 2 अल्फा 2 बीटा इस टाइप से होते हैं। यहाँ से आपके सामने ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन हो गया आपके सामने ऑक्सीजन। अब ये उठा के क्या कर देते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं। ये कहानी रही इनके बारे। अब क्या पूछा उसमें, कैपेसिटी भी पूछा हुआ था। तो अलग अलग हमारे ब्लड यानी क्या होती है, लंग्स की कैपेसिटी
कैपेसिटी वॉल्यूम होती है। तो लिख रखा है हमारे लंग्स की वॉल्यूम दो मेन वॉल्यूम पर निर्भर करती है। जो पहला डायनामिक लंग्स वॉल्यूम होती है जिसे गतिशील फेफड़ों की मात्रा बोला जाता है, तथा दूसरा स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम होती है। दूसरा क्या होती है? स्टैटिक मतलब अभी खड़ा हुआ, मात्रा यानी बढ़ नहीं रहा, चुपचाप बढ़ा स्टैटिक, तो उससे बोलते हैं स्टैटिक बोला जाता है। अब यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू क्या होती है? ये एयर फ्लो के रेट पर क्या कर देती है गुरुदेव? निर्भर करती है। एयर फ्लो के रेट पर निर्भर करती है। बहुत बड़ा ये टॉपिक है, ठीक है। एयर फ्लो स्टैटिक वॉल्यूम क्या होती है? ये अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मात्रा जिससे हमारा द्वारा लंग्स कितना एक्सपेंड कर सकता है उसको बोला जाता है स्टैटिक। यहाँ से अब स्टैटिक लंग्स वॉल्यूम की अन्य मानक क्षमता होती, जैसे आपके सामने पहला होता है टाइडल वॉल्यूम होती। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? यह एक नॉर्मल श्वसन होते हैं, इनमें इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन की मात्रा, मतलब जैसे नॉर्मल तुम सांस ले रहे हो तो 500 ml ले रहे हो और 500 ml छोड़ रहे हो। एक स्वस्थ व्यक्ति 6000 से लेके 8000 ml मतलब 6 लीटर से लेके 8 लीटर तक इंस्पायरेशन तथा एक्सपायरेशन पर मिनट करता है, ठीक है। ये पर मिनट की कहानी हो गई। यहाँ से एनएस्पायरेशन, ठीक है, एनएस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है इनके बारे में सुनते हैं। एनएस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है आपके सामने? हवा की अतिरिक्त मात्रा जिसे एक व्यक्ति बलपूर्वक श्वसन अंदर लेता है, मतलब एक व्यक्ति है, कितना हम अंदर ऑक्सीजन ले लिए बलपूर्वक, पूरा जोर लगा के हैया, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी कितना होती है? 2500 से लेके आपके सामने 3000 तक होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है आपके सामने? यह व्यक्ति बलपूर्वक सांस छोड़ता है, जैसे हम लेते हैं तो इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन जब बाहर हम छोड़ते हैं, तो जितना छोड़े हैं तो 1000 होता है, ये 1100 ml होता है। जो बलपूर्वक छोड़ा जाता है तो उसी को एक्सपायरेशन यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। अब इसी में हम क्या देख लेते हैं, आपके सामने क्या दे रखा है? रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? यह बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची जो हवा रहती है उसी को रेजिडुअल, अवशिष्ट आयतन मतलब बलपूर्वक हम छोड़ दिए तो उसके बाद कुछ जो बची रहेगी उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये वॉल्यूम की कहानी। कैपेसिटी क्या दे रखा आपके सामने? पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? बोला गया सामान्य सांस छोड़ने के बाद व्यक्ति द्वारा सांस ली जा सकने वाली हवा की कुल मात्रा क्या कहलाती है आपके सामने? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहती है। अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में तुम्हारे पास टाइडल वॉल्यूम प्लस में तुम्हारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब जो सांस ले रहे थे उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके सामने ये आ जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? आपके सामने क्या होगा? सामान्य श्वसन के बाद व्यक्ति द्वारा छोड़ी जा सकने वाली हवा की कुल मात्रा क्या कहलाती है आपके सामने? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहती है। ईसी बराबर इसमें क्या होता है? टीबी प्लस में ERV होता है, ठीक। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है आपके सामने? समान एक्सपायरेशन के बाद फेफड़ों में रहने वाली हवा की जो मात्रा होती है उसी को फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। वाइटल वॉल्यूम बीटा यानी क्या लिखा? वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद व्यक्ति द्वारा सांस ली जा सकने वाली हवा की मैक्सिमम मात्रा क्या कहलाती है आपके सामने? वाइटल कैपेसिटी कहलाती है, ठीक। ये कहानी हो गई। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? बलपूर्वक जितनी हवा अंदर ली जाती है उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने? टोटल लंग्स कैपेसिटी बोलते हैं, मतलब तुम्हारे लंग्स की कितनी क्षमता है उसको बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन, बट उतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, बट हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट में क्या पूछा है? डिफरेंस बिटवीन पैराकेराइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड विथ एग्जाम्पल के जरिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना। पैराकेराइन क्या होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके सामने क्या दे दिया गया है? बाइंड कॉपी, ठीक है। यहाँ पर से आते हैं, देखिए ठीक है। पैराकेराइन और एक्सोक्राइन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पैराकेराइन था और एक्सोक्राइन था। यहाँ पे कहाँ चला गया भाई? 3rd नंबर क्वेश्चन ना, 3rd नंबर तो है। ये चेपी है ना जी? ये चेपी तो है, तो सही तो है। कहाँ चला गया? पैराकेराइन और एक्सोक्राइन के बारे में दिया गया है। हे प्रभु, हे हरि राम।
ये क्या हो गया, यहाँ पर है आपके सामने देखिए, ठीक है। तो ये आपके सामने पैराक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में डिफरेंस दिया गया। सबसे पहले इनकी डिफिनेशन क्या होती है। पैराक्राइन क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें कोशिका ऐसे रसायन छोड़ती है जो पास की कोशिकाओं को प्रभाव डालती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, देखिए ये मान लेते एक कोशिका हो गई, दूसरी आपके सामने। अब सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो ए वाला केमिकल बी को यदि सूचना प्रदान करेगा तो केमिकल के जरिए उसी को पैराक्राइन बोला जाता है। तो यही लिख रखा, पैराक्राइन वह प्रक्रिया है जिसमें, ठीक है, जिसमें कोशिका में ऐसे रसायन छोड़ती है जो पास की कोशिकाओं को प्रभाव डालती है, पैराक्राइन कहलाती है। अब एक्सोक्राइन क्या होती है, यह ग्लैंड जो सीक्रीशन यानी करना होता है तो डक्ट के द्वारा टारगेट ऑर्गन पर ले जाके छोड़ देती है। कहने का मतलब जैसे मान लेते अभी हमारे मुंह में क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो एक्सोक्राइन डक्ट के माध्यम से ले आके कहाँ पर छोड़ देती हैं, आपके सामने अंदर की तरफ छोड़ देती हैं, ठीक है। ये काम हो गया। वर्किंग कैसे काम करती है, कैसे काम करती है, ये पास की कोशिकाओं पर इफेक्ट करते हैं। बोले ना, जो भी इफेक्ट करना अपने अगल बगल कोशिका, मान लेते हैं एक कोशिका तो इसको इफेक्ट कर सकती है, इसको और इसको इफेक्ट कर सकती है, मगर अगल बगल कोशिकाओं को ये इफेक्ट में करती हैं। बट ये बॉडी सरफेस तथा कैविटी में सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी यानी कैविटी में या आपकी मतलब खाली जगह जहाँ रहती है वहाँ पर डक्ट के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे करती है, ये ब्लड और डक्ट यूज नहीं करते, मतलब इनके पास क्या होता है, कोई क्योंकि डक्टवा नहीं है न तो ही ब्लड है, ये अपने जो भी रसायन छोड़ना रहता अपने बगल की कोशिकाओं को सूचना देना रहता तो केमिकल के जरिए क्या कर देते, इजली दे लेते हैं। यह डक्ट के थ्रू सिक्रीशन करता, मतलब ये डक्ट के मतलब उसके पास डक्ट मतलब नली टाइप में होती, उसी द्वारा वो सिक्रीशन जहाँ करना रहेगा वहाँ इजली कर देते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, डिस्टेंस पे आते हैं। यह शॉर्ट डिस्टेंस पर काम करती, क्योंकि बताओ ये कोशिकाओं के अगल बगल जो इसके बगल है, इसके बगल इसी पे ये वर्क करेगी और इसके बगल कहीं नहीं वर्क करेगी। तो वही बोला गया, ये डक्ट के माध्यम से स्पेसिफिक ऑर्गन यानी सरफेस ल्यूमन पर कार्य करती, मतलब जहाँ पहुँचाना रहता वहाँ डक्ट जाके खोल देगी, डक्ट या खोल देगी तो काम कर लेगी आपके सामने। यहाँ से टाइप देखा जाए तुम्हारे पास करते क्या है, यह सेल तुम्हारे पास यह सेल सिग्नल प्रोसेस को द्वारा कार्य करते हैं। सिग्नल मतलब क्या कर, जैसे ये कोशिकाएं हैं तो जो भी चीज़ कहना रहता था इससे बोलेंगे, ये इससे बोलेगा, इससे तो सिग्नल पहुंचा दिया जाएगा। बट इसमें तुम्हारे पास क्या होता है, ये सीधे ग्लैंड पर कार्य करती है, मतलब सीधे ग्लैंड पे काम करेगी, अपना काम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो आपके सामने क्या लिख रखा, हिस्टामिन यह पास की सेल में सूजन करता, कहने का मतलब हिस्टामिन जो होता है ये पास की यानी सेल पर सूजन करता है। अब इसमें देखिए ये ग्रोथ फैक्टर, यह क्या कर देते हैं, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने में मदद करता है। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, ये सलाइवा रिलीज में, ठीक है, माउथ करता है। ऐसे सलाइवरी ग्लैंड है, अब क्या कर दिन भर में 1 से लेकर 1.5 लीटर लार निकाल देती है मुँहवा में, ला बाबू लार क्या कर देता है, हमारे मुंह के अंदर भोजन को चिपचिपा बनाने में मदद करता है। स्वेट ग्लैंड क्या होती है, डक्ट के द्वारा यहाँ पर पसीना निकालती है हमारे स्किन के द्वारा। पैंक्रियाज क्या होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, पेट के जस्ट नीचे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में ओपन होता है। तो इसी को क्या करना पड़ेगा, पैराक्राइन और एक्सोक्राइन बोला जाता है। तो ये डिफरेंस एक पेज लिखेंगे, अपना नैया पार हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, क्या लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस क्या होता है और क्या, राइट अबाउट फंक्शन ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, मतलब आरबीसी के बारे में, फंक्शन इसके बारे में लिखना, केवल कार्य लिखना, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, डब्ल्यूबीसी का लिखना, प्लेटलेट का काम लिखना, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं ब्लड हमारे शरीर के अंदर कैसे बनता है, तो उसी को हीमेटोपोइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, हीमेटोपोइसिस बोला जाता है, ठीक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनती है उस प्रक्रिया को हीमेटोपोइसिस बोलते हैं। अब यही चीज़ आपके सामने यहाँ दिया गया, आप ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या दे दिया गया है, बोला गया हीमेटोपोइसिस यानी हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त का निर्माण होता, मतलब ब्लड बनने की जो क्रिया होती है उसी को हीमेटोपोइसिस या हीमोपोइसिस बोला जाता है। फार्मेशन ऑफ ब्लड, अब ब्लड में क्या क्या फार्मेशन होता है, गुड डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और आरबीसी का इज नोन एज तुम्हारे पास हीमोपोइसिस होता है, ठीक। अब क्या लिखा है, इस प्रोसेस को हीमेटोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। और देखो बोले ना, उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर क्या लिख रखा है, हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो ब्लड का निर्माण रियल में कहाँ पर होता, जो खोखली हड्डी होती। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, देखिए ये होता क्या है, इसको हम हटा के दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये वाला है, मान लेते हैं ये पेन है, तो पेन के अंदर देखा जाए तो थोड़ा सा खोखला जगह, इसी खोखली जगह को समझिए आप बोन मैरो तक काम हो पाएगा। तो वहीं पर बोन मैरो होता है, तो बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, बच्चों, अब बताओ कोई बच्चा है उसमें बोन अभी डेवलप अच्छे से नहीं हुई, तो बोन मैरो जब यानी बोन नहीं हुआ तो बोन मैरो नहीं रहेगा, तो उनके अंदर लीवर के अंदर तथा स्प्लीन में ब्लड का क्या कर देता है गुरुदेव, निर्माण होता है। तो ये इंट्रोडक्शन रही आपके सामने हीमोटोपोइसिस के यानी हीमोपोइसिस के। ये कईयों प्रकार के होते हैं। आरबीसी का बनना क्या कहलाता है आपके सामने, इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। देखिए आरबीसी का निर्माण को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ल्यूकोपोइसिस क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं। थ्रम्बोपोइसिस क्या होता है, प्लेटलेट के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, थ्रम्बोपोइसिस बोलते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर जब प्लेटलेट का निर्माण होता है उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, ठीक है, थ्रम्बोपोइसिस बोला जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने देखिए इंट्रोडक्शन, जैसे क्वेश्चन पूछे हीमेटोपोइसिस खत्म हुआ, अब क्या दे रखा, डब्ल्यू यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों के थोड़ा थोड़ा कार लिखेंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम किया जाता है, जैसे क्वेश्चन पूछे उसी तरह से हमको उसको जवाब देके काम खत्म कर देना है। ठीक है, अब काम दे रखे हैं आपके सामने, देखिए फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या कर देता है, थोड़ा सा इनके बारे में, आरबीसी प्लेटलेट के बारे में, बस काम खत्म। डब्ल्यूबीसी के पास इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता होती है, तो बस सही है, क्योंकि लड़ता तो हमारे ब्लड को क्या कर देता, बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म में बचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, या फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ कर लेता, मतलब इसे खा लेगा और शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बॉडी डिफेंस जैसे शरीर में एंटीबॉडी इम्यून ठीक है, इम्यून बॉडी का मैन्युफैक्चर करके इसे क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। डब्ल्यूबीसी यानी आपके सामने हिपेरिन और हिस्टामिन का स्राव करता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, मतलब शरीर के अंदर ये काम करता है। ऑलरेडी हिपेरिन हो गया, हिस्टामिन वगैरह रहता है, लग बाई चांस कहीं आपके सामने चोट लग गई तो ये क्या कर देते, वहाँ से तुरंत सीक्रेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से वो वर्क करते हैं। ठीक है, एक बार कैमरा पोंछ दिया जाए भाई। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके सामने काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, क्या होगा, डेथ सेल को क्लीन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है। इन्फ्लामेशन का एलर्जी के प्रति रिस्पॉन्स करना कौन करता है आपके सामने, डब्ल्यूबीसी करता है। फंक्शन आप तुम्हारे पास क्या हो गया, आरबीसी पे आते हैं। अब फंक्शन ऑफ आरबीसी क्या होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाता है, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये। अब कोई पूछेगा आरबीसी रेड कलर की होती है क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का एक नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसीलिए वो रेड कलर की होती है। किस कलर की, रेड कलर की होती है। दूसरा, यह लंग्स से ऑक्सीजन लेकर टिश्यू तक पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा लंग्स से कहलाता, लंग्स पंप करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, फिर पकड़ेगा ऑक्सीजन, फिर शरीर के अंदर ले जाएगा, तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक, आरबीसी क्या करता है, ब्लड का पीएच मेंटेन करता है, यानी ब्लड का पीएच मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने इन्हीं की होती है। ठीक है, ये दिक्कत था का यार। ठीक है, यानी पीएच को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, यानी रुधिर को थक्का बनाने में मदद करते हैं आपके सामने प्लेटलेट के बारे में। अब क्या लिखा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकते, मतलब यदि अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भी यानी प्लेटलेट की होती है। टिश्यू यानी आपके सामने टिश्यू, घाव रिपेयर करने में क्या कर देते हैं गुरुदेव, मदद करते हैं। तो ये कहानी रही आपके सामने हीमेटोपोइसिस और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का थोड़ा थोड़ा कार्य था। ठीक, तो ये हो गया आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट 5वां नंबर क्या लिख रखा, क्लासिफिकेशन कामा टाइप एंड मूवमेंट ऑफ ज्वाइंट क्या होती है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। मतलब सबसे पहले आपको बताना ज्वाइंट क्या होती है। ठीक है,
जॉइंट क्या होती है, जॉइंट के बाद इसका तुम्हारे पास कितनी तरह से मोमेंट होता है उसको आप अच्छे से क्या कर देना है, यहाँ से एक्सप्लेन कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने देखिए जॉइंट क्या होता है और टाइप ऑफ जॉइंट क्या होता है, इसको एक बार आप देखिए। तो 1 मिनट पानी पी कर आया जाता है, फिर नैया को आगे रखा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं जॉइंट गुरुदेव क्या होता है। जॉइंट मतलब कहते हैं गांठ होता है नॉर्मल भाषा में, जैसे दो हड्डी जहां आके मिलती उसी को जॉइंट बोला जाता है। ठीक, तो क्या डिफिनेशन लिख रखा है, जब दो या दो से अधिक बोन एक दूसरे से गति करने के लिए जॉइंट करती हैं तो उसे क्या बोलते हैं आपके सामने, यानी मिलती हैं उसी को जॉइंट बोलते हैं। मतलब जब दो या दो से कोई हड्डी हो गई, अब वो गति करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लेते इसी को देख लो, एक हड्डी यहाँ आके क्या कर रही है बाबू, अटैच हो रही है, तो ये क्या कर रही है, मोमेंट हो रहा है। तो जो मोमेंट करने के लिए क्या कर देती, जुड़ती, उसी को जॉइंट बोला जाता है। ठीक है, जॉइंट बोला जाता है। ठीक, ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 से अधिक जॉइंट होते हैं, मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, 100 से अधिक जॉइंट पाई जाती है। ठीक, ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या लिख रखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा, यह जॉइंट अलग अलग होती हैं जो मूवमेंट में मदद करती हैं अलग अलग। जैसे आपके सामने कुल्हा वाला अलग होता है और नी वाला अलग होता है, सोल्जर वाला अलग होता है। तो ये तुम्हारे पास अलग अलग जॉइंटिंग होती है जो अलग अलग तरह से मूवमेंट करती हैं। कुछ जॉइंट मूवेबल होते हैं, क्या होते हैं, कुछ जॉइंट मूवेबल होते हैं तथा कुछ मूवेबल नहीं होते। कुछ जैसे मूव कर सकते हैं, कुछ मूव नहीं कर सकते। अलग अलग तरह के तो आपके सामने जॉइंट होते हैं, क्या होते हैं आपके सामने, अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के जॉइंट होते हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, जैसे आपके सामने टीथ बोन हो गया, हेड बोन हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया। तो ये सब जो बोन होती हैं आपके सामने किसके अंतर्गत आती हैं, फाइब्रस बोन के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट में आपके सामने लिख रखा कार्टिलेजिनस बोन क्या होती है, ऐसी बोन जो हमारी स्पाइनल कार्ड में पाई जाती हैं और एक्सटर्नल ईयर में पाई जाती है, उसी को कार्टिलेजिनस जॉइंट बोला जाता है। साइनोवियल जॉइंट क्या होती है, जो आपके सामने हिप जॉइंट कामा सोल्जर जॉइंट में पाए जाते हैं, उसी को आपके सामने क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। अब क्या लिख रखा, मूवमेंट ऑफ जॉइंट, मतलब जूमेंट यानी मूवमेंट कैसे होता है आपके सामने, जैसे यानी फीमर हो गया, एसिटाबुलम हो गया। तो ये सब तुम्हारे पास अलग अलग जॉइंट होती हैं। कुछ जॉइंट के डिसऑर्डर दिए गए, जैसे आप नाम सुने होंगे रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, दूसरा आपके सामने ग्वाइड के बारे में और जॉइंट डिसलोकेशन के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में, ऐसे कईयों नाम सुने होंगे। तो ये कहानी रही इनके बारे में। अब हमारे शरीर के अंदर, हड्डी के अंदर कौन कौन सा मोमेंट देखने को मिलता है, उस मोमेंट को भैया यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, मेंशन किया गया है। आपके सामने देखिए क्या लिख रखा, मोमेंट ऑफ जॉइंट। मोमेंट ऑफ जॉइंट क्या होती है आपके सामने देखिए, बोन के जॉइंट को बेसिकली 3 टाइप से जॉइंट किया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर तुम्हारे पास 3 तरह से जॉइंटिंग होती है। पहला आपके सामने इमूवेबल जॉइंट, मतलब ये मूव ही नहीं करेगी, जैसे यह बिल्कुल मोमेंट नहीं होता है यह जॉइंट। ठीक है, यह जॉइंट बोन को टाइटली जोड़े रखते हैं, मतलब तुम्हारे पास टाइटली जोड़ के रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में यह जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बताओ सर की है, मूव कर रहा है नहीं, क्योंकि दूसरे से का यानी क्या करे, पकड़ के अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, उसे इमूवेबल जॉइंट बोलती है, मूव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, दूसरा नंबर क्या दे रखा, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या होती है। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट क्या होती है, ये थोड़ा सा मूवमेंट कर सकती है। मतलब देखिए बोन के बीच में कार्टिलेज होता है और ये फ्लेक्सिबल प्रोवाइड करती है, जैसे रीढ़ की हड्डी। अब बताओ रीढ़ की हड्डी बताओ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जैसे मुड़ रहे हैं। अब बताओ पीठ ऐसे है तो ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, मतलब रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा झुक ले रहे हैं। अब बताओ वो सीधा लकड़ी की तरह रहे तो आप मूव ही नहीं कर पाएंगे। तो वही आपके सामने क्या होगा, स्लाइटली मूव जॉइंटिंग करते हैं, ये थोड़ा सा क्या कर देते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और ये तो क्या होता है देखो, यानी बोन के बीच में कार्टिलेज बना होता है। जैसे मान लेते हैं आपके सामने क्या हो गई, एक हड्डी आपकी रीढ़ की ये हो गई, दूसरी आपकी सामने ये हो गई, तीसरी मान लेते हैं आपके सामने ये हो गई। तो इसी के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज भरा होता है। ये फ्लेक्सिबिल हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जैसे रीढ़ की हड्डी ETC के अंतर्गत पाया जाता है।
ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। जैसे ये वाला हाथ वाला जो तुम्हारे पास थोड़ा सा मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ से आते हैं नेक्स्ट में, फ्रीली मूवेबल जॉइंट क्या होती, मतलब पूरी तरह से मूव कर सकती है। ये फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल होता है। जैसे आपके सामने क्या दे रखा है, आपके सामने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, यह सभी डायरेक्शन में मूवमेंट करने में मदद करता है। जैसे आपके सामने सोल्जर एंड हिप, अब ये याद रखना, कहेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन से इसमें ऑप्शन है, ठीक है, तो आपके सामने 4-5 ऑप्शन देगा, तो सोल्जर और यदि यानी हिप रहेगा तो उस पर आप टिक मार देना तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कहानी पहली। दूसरा क्या लिख रखा आपके सामने, हिंग जॉइंट। नाम से ही पता, हिंग जॉइंट ऐसी जॉइंट होती है जो आपके जैसे घर में कब्जा टाइप में नहीं होता है, उस टाइप से होता है। जैसे कब्जा क्या होता है, दरवाजा को क्या कर देते, खोलने और बंद करने का काम करते आगे पीछे। तो ये लिख रखा है, ये आगे पीछे दरवाजे के कब्जे जैसे मूवमेंट करते हैं। जैसे आपके सामने क्या होगा, नी होगा। दूसरा आपके एल्बो एल्बो हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, पाइवेट जॉइंट क्या होती है, रोटेशन करने का काम करता है। जैसे आपके गर्दन वाली जो होती है ना, ये पाइवेट जॉइंट के अंतर्गत आती है, ये इसके अंतर्गत होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होती है आपके सामने, जो थोड़ा सा स्लाइड कर सकती है। जैसे आपके सामने एंकल और रिस्ट वाला रीजन क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट करता है। ठीक है, तो ये आपके सामने जॉइंट एंड टाइप ऑफ जॉइंट एंड मूवमेंट ऑफ जॉइंट को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करके यहाँ देख लिया है। ये था आपके सामने ज्वाइंट। छठा नंबर क्या लिख रखा, फंक्शन ऑफ लिम्फ इन, आपके सामने लिम्फ नोड के बारे में बताना पड़ेगा पहले, फिर स्प्लीन के बारे में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको सामने क्या पढ़ना पड़ेगा, लिम्फ गुरुदेव क्या होता है। ठीक है, लिम्फ नोड के बारे में पूछा, लिम्फ नोड के बारे में देखिए। तो लिम्फ नोड पहले देखिए क्या करना है, पहले लिम्फ नोड के बारे में इसका काम बताना है, स्प्लीन के बारे में काम बताना पड़ेगा। तो अलग अलग क्वेश्चन दिया गया था, एकदम लपेट ही दा बाबू नहीं। आपके सामने देखिए क्वेश्चन में क्या लिख रखा, लिम्फ नोड गुरुदेव क्या होता, लिख रखा है लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज नेटवर्क होता है जिसके अंतर्गत यानी क्या होते हैं, लिम्फ वेसल होते जो पूरे शरीर में फैले होती हैं। यहाँ पर लिख देना आपके सामने फैली होती है। ठीक है, फैली होती है कहानी होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज नेटवर्क होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल क्या कर देती है, आपके सामने ब्लड को मूव कराने में मदद करती है। उस तरह से हमारे शरीर के अंदर लिम्फ वेसल होती है जो लिम्फ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। ये कहानी दी गई है। लिम्फ फ्लूइड हमेशा क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा टिश्यू से कहाँ पर जाएंगे, आपके सामने ब्लड की तरफ जाएंगे। दोबारा बताते हैं, जो फ्लूइड टिश्यू होते हैं यानी आपके लिम्फ फ्लूइड होते हैं हमेशा यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक, अब आगे दे रखा आपके सामने, लिम्फ नोड छोटी तथा ग्लैंडुलर संरचना होती, मतलब ये क्या होती है, जो लिम्फ नोड होती है ये छोटी तथा ग्लैंडुलर संरचना होती है। जो पेट होता है ना, पेट के जस्ट नीचे वो पीछे की तरफ पाई जाती है। लिम्फ नोड लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है जो स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। मतलब लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा। जैसे वो सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता कि हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, ये सब चीज़ें, तो उस तरह से ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो स्वतंत्र रूप से क्या होता है, आपके सामने फ्री होता है, यानी मौजूद स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है या सामूहिक में पाया जा सकता है। ठीक, अब ये कहानी हो गई यहाँ से। अब यहाँ से आते हैं आपके सामने स्ट्रक्चर। ये आपके सामने प्यारा सा देखिए एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर दिया गया। पहला आपके सामने देखिए यहाँ से ब्लड वेसल जाती है, आपके लिम्फोसाइट ये जो तुम्हारे पास दी गई है ना, तो ये सब आपके सामने अंदर की तरफ होती हैं, लिम्फोसाइट कहलाती हैं। अब ये जो ऐसे मुड़ी है जिग जाए उसे क्या बोलते हैं, आपके सामने ट्रेबिकुलस बोला जाता है। ट्रेबिकुलस आपके सामने यहाँ से हो गया। नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये जो ब्लैक वाला पार्ट देता है सब कार, ठीक है, कैप्सुकुलर साइनस होता है। अब इस पूरे को मिला के, एक को पूरे को मिला के क्या नाम दिया जाता है, आपके सामने कैप्सूल नाम दिया जाता है। तो ये लिम्फ नोड, अब इनका रियल काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर उसको समझते हैं। रियल काम क्या होता है, देखिए टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। अरे बाबू, ये क्या कर देते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं।
किसके प्रति, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, जो भी एंटीबॉडी आएगी उसको लड़ने में क्या होती है आपके सामने मदद करता है यही। तो यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण करके डिफेंस मैकेनिज्म का काम कौन करता है आपके सामने, लिम्फ नोड करता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, बैक्टीरिया तथा अदर जर्म से लड़ने की जिम्मेदारी किसकी होती है आपके सामने, लिम्फ नोड की होती है। अब बैक्टीरिया क्या होता है, जो हमको बीमार करने में मदद करता है, ठीक है, मतलब नहीं करता ही है, ठीक है। जैसे आपके सामने टाइफाइड होगा, सोलमनेला टाइफी करती है, टीबी होगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करती है, लेप्रेसी होगा माइक्रोबैक्टीरियम लेपराई करती है। तो अलग अलग तुम्हारे पास जर्म जो होते हैं हमसे लड़ने में क्या कर देते हैं, मदद करता है आपके सामने लिम्फ नोड। पॉइजन मटेरियल को फिल्टर करने का काम इन्हीं का होता है। जो पॉइजन आप खा लेते हैं ना, तो उसको फिल्टर करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, लिम्फ नोड की। तो लिम्फ नोड का इंट्रोडक्शन आपके सामने यहाँ हो गया, ठीक है। लिम्फ नोड के तुम्हारे पास क्या हो गया, इधर हो गया। उसके बाद आपके सामने ये और ये कार हो गया आपके सामने, यहाँ से देखिए। उसके बाद क्या कर दिया आपके सामने दिया गया, यहीं पर लगे हाथ है, स्प्लीन को यहाँ पर क्या कर देना, एक्सप्लेन करना। जिस तरह से क्वेश्चन पूछे उसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। देखिए हमने लिम्फ नोड देखा, फिर क्या दे रहा, कैसे सटे, स्प्लीन के बारे में दिया गया। तो स्प्लीन के बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं। स्प्लीन के बारे में यहाँ से देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं। यहाँ से देखिए क्या लिख रखा है, यहाँ से आते हैं। स्प्लीन एक सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो बोला गया यह सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, यह डक्टलेस होते हैं, मतलब इसमें किसी भी तरह का डक्ट नहीं होता। जो भी चीज़ छोड़ना रहता है, केमिकल एंजाइम वगैरह सब ब्लड के अंदर छोड़ेंगे। ब्लड क्या करेगा, सर्कुलेट करके टारगेट आर्गन पे जाएगा, वो टारगेट आर्गन अपना उस पहचानेगा, उसको ट्रैप कर लेगा यहाँ से। यह एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड तथा स्टमक के पास होते हैं, मतलब जो पेट वाला रीजन होता है ना, एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड तथा स्टमक के पास होते हैं। यह ब्लड को फिल्टर करते हैं और इम्यून सिस्टम जो होती है, जो हमको बीमारी से लड़ने में मदद करती है, उसके लिए भैया इंपॉर्टेंट पार्ट होता कौन, स्प्लीन होता, ठीक। तो दोबारा क्या क्या बोले हैं, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होता है। यह डक्टलेस ग्लैंड होता है, एब्डोमिनल के लेफ्ट साइड में पाया जाता है, स्टमक के पेट के पास पाया जाता है। यह ब्लड को फिल्टर करता है और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, जो बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं, ठीक। नेक्स्ट में आपके सामने कंपोजिशन दिया गया। स्प्लीन में मेनली 2 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। पहला आपके सामने क्या होता है, वाइट पल्प होता है। वाइट पल्प क्या होता है, यह लिम्फोसाइट WBC से भरा होता है, ठीक है। यह लिम्फोसाइट WBC से भरा होता है, पहली कंडीशन। दूसरा, यह इम्यून सिस्टम का कार्य करती है, जिससे इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट देता है। कहने का मतलब क्या होता है, ये जो वाइट पल्प होता है ना, ये क्या कर देती है, इम्यून सिस्टम का कार्य करती है, जो इन्फेक्शन के लड़ने में मदद करता है, यानी प्रोटेक्शन का काम इन्हीं का होता है। उसके बाद आपके सामने रेड पल्प क्या होता है, इसमें RBC भरा होता है। क्या होता है, इसमें RBC भरा होता है। ओल्ड तथा डैमेज RBC को डिस्ट्रॉय किया जाता है, मतलब जो पुरानी हो चुकी, क्योंकि आप सुने होंगे RBC का जीवन जो काल होता है आपके सामने 100 से लेके 120 दिन तक होता है। 100 से लेके 120 दिन का होता है। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है, फिर नया बन जाता है। तुरंत नहीं, बनते रहता है, ठीक है, नया बनते रहता है और मरते रहते हैं। ये प्रक्रिया होती नहीं, एक का दिन बन के खा रहे मर जा सब जनी फिर नया बन जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये अब इनका रियल में काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, यहाँ पर आते हैं। पहला, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब यह ओल्ड तथा डैमेज RBC को रिमूव करता है। अभी बोले हैं तुम्हारे पास जो RBC मर चुकी है या पुरान हो चुकी, तो सही से काम नहीं करेगी। तो सही से काम नहीं करेगी तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो उसको फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में आपके सामने इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, जो एंटीबॉडी बनाता है और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। कहने का मतलब इम्यून सिस्टम के लिए, मतलब ये पहुंचते ही लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, जिससे भर भर की एंटीबॉडी बन जाती है। अब आवा उठा पटक दे तुरंत, बैक्टीरिया के इधर मारी दू तमाचा कहाँ घुसता ताड़े रे, बीमार कर बे। एक ऑलरेडी इम्यूनिटी हम बचौले बड़ी मारब बल भर बरियारे सही हो जाइबा, ठीक है। तो एंटीबॉडी जब बनौल है तो इन्फेक्शन से लड़ गई है, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, ब्लड सेल तथा प्लेट को स्टोरेज करने का काम करती है। और फैगोसाइटोसिस की नेचर की होती है, यानी बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय करके
खा के ख़त्म कर देती हैं। तो ये आपके सामने फंक्शन ऑफ स्प्लीन के बारे में दिया गया है यहाँ से। तो ये कहानी रही आपके सामने लिम्फ नोड के बारे में और स्प्लीन के बारे में। ये छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपके सामने क्या दे दिया गया, कह दिया आपके सामने ईसीजी क्या होती है। इसमें कोई दो करना, बट हम चारों आपको बता देते हैं। ईसीजी क्या होती है, आई क्या होती है, और फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। अब समझते हैं ईसीजी क्या होती है। अब नाम सुने होंगे, कहते हैं इनको ईसीजी करवाना है यार भैया, ठीक है। तो उसमें हार्ट के पास क्या कर देते हैं, पेट वोट पे ऐसे ऐसे छोटा छोटा लगा देते हैं, उसके बाद जांच लेते हैं। तो आपके सामने ईसीजी उसी को कहते थे। ईसीजी क्या होती है, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता। ग्राफ मत लिखिएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है। ये करते क्या है, ईसीजी जांच है, ठीक है। ईसीजी एक तरह का जांच होता है जो हृदय के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास हृदय जो क्योंकि हृदय कैसे चलता है आपके सामने, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए करता है, जो एसएन नोड तथा ईवी नोड प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ईसीजी का रिकॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ईसीजी हृदय के लय तथा असामान्यता को बताती, मतलब हृदय सही से रिदम से काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए आपके सामने ईसीजी करवा लिया जाता है। यह असामान्य से मतलब कोई ऐसी बीमारी हो चुकी जो आपको लग रहा है कि आपको ये दिक्कत है, तभी क्या कर देते लोग, ईसीजी करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या दे रखा है आपके सामने, ग्राफ दिया गया है। देखिए ये आपके सामने ग्राफ, ये उतना ऊपर नहीं होता, बट ये हम दिखाने के लिए बताए हैं कि जो पहला ऊपर स्टेज उठता है, ठीक है, उसे पी बोला जाता है। और पी वाले रीजन में तुम्हारे पास जो आर्ट्रियल होता है, आर्ट्रियल मतलब हार्ट 4 चेम्बर का होता है। इनकी कहानी थोड़ा सा सुन लीजिए हार्ट की। हार्ट आपके सामने ये रहा, हार्ट कितने चेम्बर का होता है, 4 चेम्बर का। लेफ्ट ऑरिकल होता है, उसके बाद राइट ऑरिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और लेफ्ट आपके सामने ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा, और क्या आपके सामने राइट वेंट्रिकल हो जाता है यहाँ से। तो ये जो आर्ट्रियम ऊपर वाला आर्ट्रियम रीजन होता है, डीपोलराइजेशन होता है। तो आर्ट्रियम ये पी वाले रीजन पे डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है आपके सामने, डीपोलराइजेशन होता है आपके सामने यहाँ से। अब नेक्स्ट पे क्या लिख रखे हैं आपके सामने, देखिए पी, यहाँ पर तुम्हारे पी क्यू आर एस, देखो पी पे तुम्हारे पास आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, क्यू आर एस पे आपके सामने क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब नीचे वाला डीपोलराइजेशन होता है। उसके टी वाला जो तुम्हारे पास होता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन होता है, मतलब रिलैक्सेशन फेज में आता है। तो अलग अलग वेव क्या क्या प्रदर्शित करती हैं, देखिए पी फेज जो होता है आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होता है, जो कार्डियक को अटका करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड पूरी शरीर से यानी आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में चला आता है। तो देखिए क्या होगा, ब्लड आर्ट्रियम से कहाँ पर चला गया, आपके सामने वेंट्रिकल में चला गया है, ठीक। फिर कहानी क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ से आते हैं, लिख रखा है यानी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी वेंट्रिकुलर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसे हार्ट से पूरे शरीर को पंप करके ब्लड पहुंचा दिया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट में आपके सामने टी वेव क्या होती है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है आपके सामने, रिलैक्सेशन होता है, जो नेक्स्ट यानी जो हमारे हार्ट नेक्स्ट कार्डियक साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। अब क्या करेगा, फिर वही प्रक्रिया करेगा, टी वेव से शुरू करेगा, फिर पी वेव पे आएगा, फिर क्यू आर एस, फिर टी वेव पे जाके ये चलता है। अब ये कैसे गुरुदेव काम करता है, यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने, हार्ट के रिदम को चेक करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ईसीजी का प्रयोग करते हैं, पहली कंडीशन। दूसरा आपके सामने एरिथमिया को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ईसीजी करवाते हैं। हार्ट अटैक को पता लगाने के लिए ईसीजी करवाते हैं, और हार्ट की कंडीशन ठीक करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। तो ये आपके सामने इन कारणों से हम क्या कर सकते हैं, ईसीजी लोग करवा लेते हैं। तो ये हो गया। अब गुरुदेव आँख के बारे में दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें पूछा था अगली बार, ठीक है। आँख के बारे में आपकी पूछ दिया है, ठीक है। आँख की कहानी यहाँ हो गई। देखिए आपके सामने आँख क्या होता है, इनके बारे में सुन लीजिए। आँख एक बहुत महत्वपूर्ण सेंस आर्गन होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर 5 सेंस आर्गन होती है। जैसे अभी आँख बंद कर लेंगे तो अगल बगल तुम्हारे पास फील के अच्छा ये तो खुदरा है, अच्छा ये तो गर्म है,
ठीक। अब हमारे पास क्या होती है, दुनिया आप नहीं देख पाएंगे, इतना सुंदर दुनिया है, आपके देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो आपके सामने सेंस आर्गन आई है, तो आई एक सेंस यानी महत्वपूर्ण सेंस आर्गन होता है। यह एक गोलाकार व्यास यानी 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यह ऑप्टिकल कैविटी के अंदर दृष्टि प्राप्त करने के लिए ऑप्टिक नर्व का पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। तो आपके सामने देखिए आई होती है, यहाँ से आई की कहानी सुनिए, देखिए क्या होता है। अब नॉर्मल तुम सुनिए, देखो अब इसको नहीं सुन पाएंगे। देखिए ऐसे जो स्ट्रक्चर होता है आपके सामने आंखें, ये वाला जो तुम्हारे पास ऐसे ये हो गया, यहाँ से ये जो वाइट वाला कलर पार्ट होता है उसी को क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, कॉर्निया। यानी वाइट वाला पार्ट क्या होता है, कॉर्निया होता है। और ये जो बगल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो आइरिस होता है, आइरिस क्या होती है, जो ब्राउन कलर की होती है। देखें किसी किसी की भूरी आँख होती है, किसी की नीली आँख होती है, तो ये कलर प्रोवाइड कराता है। उसके बीच में ये जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है इसे प्यूपिल बोलते हैं। मेन चीज़ देखने की जिम्मेदारी यहीं पर होती है, उसी को जिम करके बनाया गया आपके सामने अंदर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ कार्निया होता है, उसके बाद आइरिस होता है, उसके बाद आपके सामने प्यूपिल होता है। ये करता है। एक्वस ह्यूमर क्या करता है आपके सामने, एक्वस ह्यूमर क्या कर देता है, आपकी आंख को चिपचिपा बनाता है, जैसे आगे ना साफ करने का, क्लीन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। उसके बाद आपके सामने क्या होगा, लेंस। लेंस हमारे शरीर के अंदर कौन सी लेंस होती है आपके सामने, कन्वेक्स लेंस होती है। और याद रखना यही एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स है जी, ठीक है, आपके सामने कन्वेक्स लेंस है। ये ऐसा लेंस है जो तुम्हारे पास क्या होता है गुरुदेव, सॉफ्ट होता। पहली बार ये भाई दिखता नहीं है, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता। और यहाँ से क्या होता है आपके सामने फ्लैक्सिबल होता है, ठीक है। ये क्योंकि बताओ, यही एक लेंस है जो सिलरी मसल इसको खींच के रखती है, सिलरी मसल खींच के रखती है जब ना इसको, ठीक है, तो ऐसे खींचती है। देखिए ऊपर नीचे, देखिए ऐसे होती, यह खींचेगी तो तुम्हारे पास फोकल लेंथ पतला हो जाएगा, जिससे फोकल लेंथ आपके सामने बढ़ जाएगी, तो दूर की वस्तु दिखेगी, नज़दीक वस्तु देखना तो सिलेरी मसल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगी। तो ये कहानी होती है आपके सामने यहाँ से। इसके अंदर यहाँ जो लिक्विड भरा होता है उसे विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, जो आई बॉल के ऊपर प्रेशर लगाता है और आँख को सेफ रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, विट्रस ह्यूमर की। उसके बाद रेटिना क्या होता है, जिसपे क्या होता है, एक पर्दा होता है जिसपे हमारे पास पड़ता है प्रतिबिंब। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, ऐसी नर्व होती है जो हमारे सूचना प्राप्त करती हैं, सूचना नहीं मतलब देखते हैं और उठा के बोलती हैं। ब्रेन को ब्रेन डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट उल्टा है कि सीधा, ये होता है। इनका मेन काम क्या होता है आपके सामने, पहला देखने का काम, प्रोटेक्शन ऑफ टीयर आंसू, मतलब तुम्हारे पास आंसू जो निकलता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। प्रोडक्शन यानी टीयर आंसू बनाने की मदद भी करता है। डिस्टेंस को अनुमान लगाने के लिए, अरे बोलते हैं अरे ये तो दुइया कट्ठा बटल लगा, जैसे कहते हैं पेड़वा लगा था बड़ा नज़दीक ये बाहू, मतलब अनुमान लगाने के लिए हम आँख का प्रयोग करते हैं। मेनली देखा जाए तो भैया सेंस आर्गन होता है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है आपके सामने, फंक्शन ऑफ किडनी है, ठीक है। किडनी का आपको क्या कर देना है, आपके सामने थोड़ा सा कार्य बताना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है हूबहू सेम टू सेम यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम बता देंगे फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रखा है आपके सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी हमारे शरीर के अंदर स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से इसको सुनिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ कहा जाए, ठीक है। देखिए आपके सामने स्पर्मेटोजेनेसिस दिया गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, इनकी कहानी आपके जुबानी हम सुनाते हैं। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। यदि जेनेसिस वर्ड कहीं पर आए तो समझ जाना वो बन रहा है, और लाइसिस वर्ड कहीं पर आए तो समझो वो टूट रहा है। तो लाइसिस क्या हो, हीमोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस वह प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें मेल जर्म सेल डेवलप होकर मैच्योर स्पर्म बनाता है। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास हमारे फीमेल के अंदर मेल के अंदर होता है टेस्टिस के अंदर क्या होता है आपके सामने, मेल जो जर्म सेल होता है वो आगे डेवलप होकर मैच्योर स्पर्म बनाते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस क्रिया में माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है। अब समझिए माइटोसिस क्या होता है, एक सेल से जब 2 सेल डेवलप होता है तो उसको माइटोसिस बोलते हैं। मियोसिस एक सेल से जब खट्ट से 4 सेल बन जाता है तो उसको मियोसिस बोलते हैं। अब इसकी प्रक्रिया देगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिएगा,
ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके सामने यानी किसी भी शरीर के अंदर देखा जाए तो कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं, कितने 46 क्रोमोसोम। स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं जो कितने डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, मतलब 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं। इसमें माइटोसिस होगा तो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस अभी भी देखा जाए तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो रहे हैं, यानी डिप्लॉयड इन नेचर के होते हैं। देखिए ये आपके सामने हो गया। अब ये जब डिवीजन होगा तो एक डिप्लॉयड नेचर यहाँ, एक डिप्लॉयड नेचर 2 बन चुका है। अब इसके अंदर जब मियोसिस होगा तो एक सेल से खट से मियोसिस पहले फर्स्ट होगा ना, तो ये तुम्हारे पास 2 सेल बना देंगे आपके सामने यहाँ से। वही देखिए प्राइमरी स्पर्मेटो यानी स्पर्मेटोसाइट होता है, जो मियोसिस जब फर्स्ट होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटो जो तुम्हारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है उस पर केवल और केवल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। देखिए वही बोला गया, ये डिप्लॉयड था, अब यहाँ पर बन चुका आपके सामने हप्लॉयड के बारे में, ये कहानी हो गई। अब इस पे देखिए ये आपके सामने डिप्लॉयड था, ये क्या हो गया आपके सामने हप्लॉयड। अब यही हप्लॉयड क्या करता है, इस यानी मियोसिस सेकेंड कराएगा, स्पर्मेटिड का हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, स्पर्मेटोजोआ बन के तैयार, मतलब स्पर्म बन के तैयार हो गया। एक बार में देखो ये मियोसिस सेकेंड हुआ, 1 2 3 4 एक ही बार में भाड़ना से क्या कर देता, 4 बना के तैयार कर देता आपके सामने यहाँ से। अब ये भैया इस तरह से काम करते हैं तो सीधे चल जाते हैं आपके सामने जो अपना प्रोसेस होता है वहाँ। स्पर्मेटिड यानी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बन जाता है आपके सामने, स्पर्म बन के तैयार हो जाता है। तो ये प्रक्रिया होती है स्पर्म बनने की यहाँ से। तो ये इस तरह से देखा जाए तो 1 घंटे के अंदर हमने लॉन्ग क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लिया है यहाँ से। अब इधर थोड़ा सा मेरे भाई तेज़ी से चलते हैं, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे बहुत तेज़ी से देखा जाएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, नहीं तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखा, फंक्शन ऑफ बोन। बोन का तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ से फंक्शन बताना है, ठीक है, मतलब बोन होता क्या है और बोन का कार्य आपको बताना है, ठीक है। यहाँ से बता देते हैं बोन के बारे में, ठीक है। तो बोन क्या होता है इसके कार्य के बारे में बताते, बोन क्या होती है। अब देखिए बोन एक हार्ड, क्योंकि भैया इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये जाहिर सी बात होती है, रिजिड होती है और कनेक्टिव टिश्यू होती है जो बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास यानी जो बोन होता है हार्ड होता है, कामा रिजिड और कनेक्टिव टिश्यू होती हैं जो बॉडी का, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाता है। मतलब हमारे शरीर के फ्रेमवर्क बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, बोन की होती है। यह मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। मतलब ये मेनली देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है, कुछ मात्रा में कोलेजन फाइबर होता है, इसीलिए यह स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होता है। मतलब कुछ मात्रा में देखा जाए तो इसमें क्या होती है, कोलेजन फाइबर। फाइबर का नेचर क्या होता है, जैसे फाइबर का भी शीट खरीदेंगे तो देखेंगे फाइबर का शीट जो खरीदेंगे ना, ओ भाई 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 भाई, ठीक है, वाह भाई ऐसे दिख रहा है ना, अब तो सुंदर दिख रहा है जी, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास करते क्या है, और तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, देखो कोलेजन फाइबर होता है इसलिए थोड़ा सा स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल इसको बनाता है, ठीक है, ये कहानी हो गई। दूसरा, बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं आपके सामने, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। मतलब बोन की जब स्टडी की जाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ये बोन का इंट्रोडक्शन है। अब फंक्शन यहाँ पर आते हैं। ये पहली बार शरीर को सपोर्ट प्रदान करता है, मतलब आकार तथा सपोर्ट देने का काम किसका होता है, बोन का होता है। प्रोटेक्शन, इंटरनल आर्गन को प्रोटेक्ट करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। मतलब जो आपके शरीर के अंदर इंटरनल आर्गन होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, जैसे इंटरनल आर्गन स्कल यानी ब्रेन को बचाने का काम स्कल का होता है, यानी हार्ट और लंग्स को बचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, लंग्स की होती है, ठीक। मूवमेंट करने का काम कौन करवाता है, यही बोन करवाती है। तो मूवमेंट बोन मसल के साथ मिलकर वॉकिंग और रनिंग की मदद यानी करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ब्लड सेल फार्मेशन की करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ब्लड सेल के अंदर फार्मेशन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। क्यों, क्योंकि ब्लड सेल के अंदर तुम्हारे पास बोन मैरो पाए जाते हैं, ठीक है, हड्डी के अंदर बोन मैरो पाए जाते हैं, वही अंदर जाके क्या कर देती है, ब्लड का फार्मेशन करती है। जब ब्लड का फार्मेशन करती है उसी को आपके सामने हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, यानी ब्लड फार्मेशन की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस भी लिख सकते हैं।
स्टोरेज मिनरल, हड्डी के अंदर कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब का स्टोरेज करके रखती है। जब ज़रूरत रहती तो ब्लड तथा किसी अन्य आर्गन को उठा के दे दिया जाता है। तो ये कहानी रही आपके सामने बोन के बारे में, ठीक है। तो बोन हो गया। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दिया, ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप 2024 में भी क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। और जो बोला जाएगा ब्लड ग्रुप के बारे में उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उस पर MCQ वगैरह भी आपके सामने पूछा जाता है, ठीक है। MCQ पूछेगा तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो पहले समझते हैं ब्लड क्या होता है, फिर ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझ लेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होता है, पहले ब्लड समझते हैं। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो देखिए हड्डी क्या थी, एक कनेक्टिव टिश्यू थी, बट वो हार्ड थी, बट ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगी। विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है तथा बीमारियों से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आपके सामने ब्लड की होती है। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, आपके सामने हीमेटोलॉजी बोलते हैं। मतलब जो ब्लड की स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी बोलते हैं। ब्लड का कंपोजिशन आपके सामने दो चीज़ होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा आपके सामने ब्लड सेल होता है। ब्लड प्लाज्मा के अंतर्गत जल हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम होगा, हार्मोन होगा तथा उत्सर्जी पदार्थ सब कुछ इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। पानी वाले जितने भी पार्ट होते हैं सब ये पाए जाते हैं। पानी वाली चीज़ को छोड़ दिया जाए तो बन के तैयार होता है आपके सामने ब्लड सेल। जैसे आपके सामने नाम सुने होंगे RBC के बारे में। RBC तुम्हारे पास क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती है। ये रेड कलर का इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। WBC तुम्हारे पास पाई जाती है, इसमें किसी तरह का पिगमेंट नहीं होता, प्लेटलेट थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये कंपोजिशन हो गया। अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुपिंग होती है जो आपके सामने दिया गया है। ब्लड, ये देखिए ABO ब्लड ग्रुप होती है, यानी A हो गया, B हो गया, AB हो गया और O ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। तो ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है, RBC के सरफेस पर उपस्थित एंटीजन A और एंटीजन B पर आधारित होता है। मतलब एंटीजन A प्रेजेंट है कि एंटीजन B प्रेजेंट है, वो डिसाइड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। यह सिस्टम, ठीक है, यह सिस्टम में ब्लड को RBC की मदद से, ठीक है, RBC की सहायता से उपस्थित एंटीजन एवं प्लाज्मा में, ठीक है, परिसंचरण वाले एंटीबॉडी के आधार पर वर्गीकृत किया गया। मतलब उसमें कितनी एंटीबॉडी पाई जाती है उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपके सामने क्या लिखा, प्रोटीन तथा एंटीबॉडी के समूह 4 टाइप के रक्त होते हैं। पहला ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O होता है। अब याद रखना ग्रुपिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। अब हम नहीं बताएंगे, यही MCQ पूछेगा भाई, यही MCQ पूछेगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड ग्रुपिंग यहाँ पर दिया गया है जो आपके सामने जो आप पूछ रहे थे। देखिए ब्लड ग्रुप, यदि किसी बंदे का ब्लड ग्रुप A है तो उसमें एंटीजन A रहेगा, एंटीबॉडी B रहेगी, ठीक है। तो ये क्या कर देता, दाता के रूप में किसको दे सकता, A को दे सकता और AB को दे सकता, और किसे रिसीव कर सकता, इसको A वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए और O वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो काम हो जाएगा। अब ब्लड ग्रुप B यानी B हो गया, ये एंटीजन B होती तो एंटीबॉडी A होती है आपके सामने। ये यानी B वाला बंदा किसको दे सकता, B को दे सकता और AB दोनों को दे सकता है और B और O से प्राप्त कर सकता है। AB ब्लड ग्रुप यानी तुम्हारे पास इसमें किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं होती, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसमें देखा जाए तो तुम्हारे दाता के रूप में किसी का भी ब्लड इसमें तुम, ठीक है, किसी को दे सकते हो और किसी से भी, देखो AB को दे सकते हो, केवल किसको दे सकते हो, AB को, बट किसी से भी ले सकते हो। यूनिवर्सल तुम रिसिपिएंट होते हो। अब भैया ब्लड ग्रुप O होता है। एंटीजन आपके सामने इसमें क्या होता है, एंटीजन आपके सामने नहीं होता, एंटीबॉडी होती है, AB यूनिवर्सल डोनर होता है और O से प्राप्त कर सकता है, केवल और केवल O से ही प्राप्त कर सकता है। तो ये ब्लड ग्रुप और ब्लड ग्रुपिंग के कौन किसे दे सकता है उसके बारे में ये रहा आपके सामने। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया आपके सामने, क्या पूछा गया है, ब्लड हो गया, फंक्शन ऑफ असेसरी ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में असेसरी जो ग्लैंड होती है, जैसे नाम सुने होंगे लीवर के बारे में, लीवर को थोड़ा सा डिफाइन कर देना। सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, इसको आप अच्छे से डिफाइन कर देंगे। यहाँ से तीसरा नंबर है ना, 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए डाइजेशन क्या होता है, पहले समझिए डाइजेशन क्या होता है। अभी तुम बताओ, डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है।
प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर देते हैं, अभी बताओ, इतनी बड़ी आपके सामने रोटी थी, इतनी बड़ी रोटी थी, इसको क्या कर दिया आप, हाथ से पहले इसको टुकड़ा टुकड़ा किए। अब एक टुकड़े को उठा के क्या कर देते हैं, एक टुकड़े को उठा के और छोटा छोटा कर दिया गया। अब छोटा छोटा तो ये बताओ कॉम्प्लेक्स था, उसको सिंपल करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, डाइजेशन बोला जाता है। तो वही बोला गया डाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सॉल्युबल पदार्थों में बदला जाता है ताकि शरीर उसे अवशोषित कर सके। और याद रखना, जितना छोटा पार्टिकल रहेगा उतनी अच्छे से हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ये कहानी रही यहाँ से। डाइजेस्टिव ग्लैंड कितने होती है हमारे शरीर के अंदर, कई होती है। डाइजेस्टिव ग्लैंड वे ऑर्गन होते हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से भोजन पचाने में मदद करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर भोजन गया है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति देकर उसे भोजन को अच्छे से क्या करेंगे, पचाने का काम करेंगे। इसमें पहला आपके सामने कौन सी ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। इनके बारे में सुनिए। सलाइवरी ग्लैंड में से, यानी सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सीक्रेशन होता है। मतलब तुम्हारे पास सलाइवा कहाँ बनता है, तो बोलेंगे आपके सामने कहाँ पर, बोला भन्ना से बोला, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, जो 3 जोड़ी हमारे आँखों सॉरी हमारे मुंह में पाई जाती है। सलाइवा में उपस्थित एमाइलेज जो स्टार्च का पाचन करता है, किसका पाचन करता है आपके सामने, स्टार्च का पाचन करता है। सलाइवा भोजन को मॉइस्चर तथा चिपचिपा बनाने, ठीक है, बनाता है जिससे फूड आराम से क्या कर सकते हैं, निगला जा सके आराम से। तो कहने का मतलब देखिए क्या लिख रखा, भोजन में जो भी तुम्हारे पास मॉइस्चर गेन प्रेजेंट होता, समझ जाना उसमें वो चीज़ मॉइस्चर प्रदान रहेगा तो समझ लो सलाइवा ऐड किया गया। चिपचिपा पदार्थ आता है जो फूड को आराम से निगलने में, मतलब अंदर ले जाने में मदद मिलती है थोड़ा सा यहाँ से। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है आपके सामने, यह पेट में उपस्थित होती है और जूस क्या होती है, गैस्ट्रिक जूस निकालती है जिससे यह सीएल तथा पेप्सिन होता, मतलब इसमें सीएल मात्रा होती है जो क्या कर देती है, आने वाले कोई भी बैक्टीरिया है उसको किल करने का काम करती है भोजन में। यहाँ से पेप्सिन क्या कर देता है आपके सामने, जैसे किसी को सोना है सोना है तो क्या खाएंगे भैया, प्रोटीन। प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन के पाचन के लिए क्या लेगा आपके सामने, पेप्सिन लेगा। यह पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है जो हम पहले बता दिए। लीवर क्या करता है, लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है जो बाइल का सीक्रेशन करती है, जो फैट के पाचन में बहुत जरूरी होती है मल्सीफिकेशन के द्वारा। पैंक्रियाज क्या कर देती है, इंसुलिन का स्राव करती है जो, ठीक है, ग्लूकोज लेवल को हमारे शरीर में मेंटेन करता है। देखिए पैंक्रियाज इंसुलिन का स्राव करती है जो ग्लूकोज लेवल को हमारे शरीर में मेंटेन करता है। ये हो गया। हार्ट साउंड क्या होता है इनके बारे में आपको बताना है। हार्ट साउंड क्या होता है, ठीक है, हार्ट का भी तुम्हारे पास साउंड होता है, लव और डव आपके बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसी के बारे में यहाँ से एक्सप्लेन कर देना है। 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने देखिए हार्ट यानी साउंड दिया गया, ठीक है। इसको एक बार आप यहाँ से देखिए, ठीक। तो ये रहा है आपके सामने हार्ट साउंड के बारे में। ये कहानी क्या लिखी गई, ध्यान से सुनिए। लिखा गया है हार्ट साउंड मेडिकल में हार्ट का धड़कना या हृदय का आवाज़ को कहा जाता है। कहते हैं जो हृदय का साउंड होता है, मेडिकल भाषा में बोलते हैं हृदय धड़क रहा है, या हृदय की जो भी आवाज़ होती है उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड। जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं आपके सामने लव एंड डव के फॉर्म में उपलब्ध होता है। हार्ट साउंड, ठीक है, हार्ट के वाल्वों को खुलने तथा बंद होने के कारण उत्पन्न होती। क्यों, क्योंकि आप हार्ट की कहानी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर हार्ट के बारे में थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं। देखिए इस टाइप से आपके सामने हार्ट 4 चेम्बर होता है। यहाँ पर आपके सामने लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंटिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंटिकल होता है। यहाँ पर एक वाल होती है, उसका नाम का होता है आपके सामने बाइकस्पिड वाल होती है। एक वाल यहाँ पर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई कस्पिड वाल बोला जाता है, ट्राई कस्पिड वाल। एक वाल यहाँ पर होती है तो उसे ऑर्टिक वाल बोला जाता है, ठीक। और एक वाल ऐसे यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर एक वाल बताते हैं पल्मोनरी वाल बोला जाता है, जो पल्मोनरी को लेकर जाता है। तो ये जब वाल ओपन होती है तथा बंद होती है उसी से एक साउंड क्रिएट होता है, लब और डब।
हर्ट की साउंड के यानी साउंड का अध्ययन स्टेथोस्कोप, मतलब देखेंगे कान में ऐसे दो लगा लेते हैं और यहाँ पर से क्या कर देते हैं आप सीने के ऊपर लगा के हम हृदय की गति सुन सकते हैं। हर्ट साउंड का लेते हैं। हर्ट साउंड दो प्रकार के होते हैं आपके सामने। पहला साउंड क्या लिख रखा है आपके सामने, पहली ध्वनि यानी हृदय ध्वनि यशवन होती, इससे लब की आवाज़ आती है। कैसे आती है इनके बारे में थोड़ा सा सुनिए। क्या बोला गया, यह ध्वनि बाइकस्पिड तथा ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने से होता है। अभी बोले थे तुम्हारे पास दो वाल्व होती है, एक बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड होती है। ये जब तुम्हारे पास दोनों बंद होती है तो उससे उत्पन्न होता है लब। यह हर्ट की यानी हर्ट की सिस्टोलिक चरण स्टार्ट होती है, उस समय प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसे क्या बोलते हैं आपके सामने 120 mmHg होता है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, दूसरी आवाज़ जिसे यस2 बोला जाता है आपके सामने, जिसको हम डब के नाम से जानते हैं। यह ध्वनि ऑर्टिक तथा पल्मोनरी वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होता है। ये डायस्टोलिक होता है, जिसमें प्रेशर 80 होता है, 80 mmHg। उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। दोनों को मिला के ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है कि 120 और 80 mmHg होता है। ये जांच करते क्यों है, पहले ECG से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के लिए कर सकते हैं, यानी चेस्ट का एक्सरे कर यानी से हम कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तुम्हारे पास इको नाम सुने होंगे, इसी से किया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया गया, मतलब फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ से। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। ठीक है, 5th नंबर को एक्सप्लेन करना 56 करना है यहाँ से। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैस्टुरेशन बोला जाता है। ठीक है, देखिए आपके सामने लिख रखा है मैस्टुरेशन। मैस्टुरेशन जिसको हम नॉर्मल भाषा में फीमेल के अंतर्गत पीरियड बोला जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या दे रखा है आपके सामने, मैस्टुरेशन मानसिक धर्म में समय समय पर होने वाले यानी क्या लिख रखा है, शारीरिक परिवर्तन शामिल होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जब किसी फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, उसी को जो आने लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल समझो ये होगा। पहली बार जब तुम्हारे पास होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार जब आता है तो उस कंडीशन को मेनार्ची बोलते हैं, जो आपके सामने कब आ सकता है, आपके सामने 13 से लेके 15 ईयर तक के बाद ही आना शुरू होता है। ठीक है, इसमें आ सकता है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि किस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं, क्या रहन सहन है आपके सामने। लास्ट मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन, मतलब जब लास्ट पीरियड आता तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं आपके सामने, मेनोपॉज बोला जाता है। मतलब यदि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी तो मीनार्ची, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद होगा तो उसे मेनोपॉज बोला जाता है, जो 50 से 60 उम्र की बाद होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, जब मेंस्ट्रुअल, ठीक है लिखा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक वुमेन के रिप्रोडक्शन जीवन अंत में अस्थायी रूप से बंद हो जाती। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास यदि किसी भी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होगा, रिप्रोडक्शन जीवन के अंत में, ठीक है, अस्थायी रूप से क्या हो जाती, बंद हो जाती। मेनोपॉज हो जाएगा तो पूरी तरह से बंद हो जाती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग 28 से लेकर 30 दिन औसत अंतराल में दोहराया जाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो उनके ओवरी होती है, ओवरी से एक अंडा निकलता है और उसमें जो तुम्हारे पास यहाँ जो वाल होती है जिसे एंडोमेट्रियम वाल बोला जाता है, ये क्षय होके और एक अंडा लेके बाहर की तरफ मूव करती है। ये हर 28 दिन के बाद होती है। मान लेते किसी फीमेल के अंदर, लड़की के अंदर देखा जाए तो जो तुम्हारे पास ब्लड की कमी या कमजोरी होगा, न्यूट्रिशन की कमी होगा, तो ये डिले हो सकता है, 1 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन, उसकी टेंशन नहीं। बट बहुत ज़्यादा डिले हो तो दिक्कत समझना हो रही है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल के मध्य के दौरान, ठीक है, यानी अंडोत्सर्जन होता है और इस, ठीक है, प्रकार एक अणु यानी एक अंड निकलता, मतलब एक अंडा निकलता है आपके सामने यहाँ से। अलग अलग मेंस्ट्रुअल के क्या होते हैं आपके सामने, फेज होते हैं। पहले आपके सामने क्या लिख रखा है, मेंस्ट्रुअल फेज होती है जो 1 से लेकर 5 दिन तक होती है। फॉलिकल फेज होती है जो 1 से 5 से लेकर 13 तक होती है। ओवुलेशन फेज होती है जो 14 डे तक होती है। ल्यूटियल फेज होती है जो आपके सामने 15 से लेकर 28 दिन तक होती है। ये सब मिला के आपके सामने बन जाता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये आपके सामने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में रहा। नेक्स्ट में एक्सप्लेन दैट एनी डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो तुम्हारे पास होता है उसके बारे में, पहले स्केलेटल मसल क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है 6ठे नंबर क्वेश्चन पे।
ठीक है, यानी यानी आपके सामने स्केलेटल मसल होता क्या उसको एक्सप्लेन करना है आपके सामने यहाँ से। तो देख सकते हैं आपके सामने क्या लिख रखा है स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल जब एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद किसी एक डिसऑर्डर को क्या कर देना, यही थोड़ा सा डिफाइन कर देना है यहाँ से। जैसे रेमेटॉइड वगैरह के बारे में आप सुने होंगे यहाँ से, चाहे आर्थराइटिस के बारे में, किसी एक बीमारी के बारे में बता देना। तो स्केलेटल मसल क्या होती है, स्केलेटल मसल वे मसल होती है जो बोन से जुड़े होती है। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, ये पेंसिल हिलाते हैं, ठीक है, जैसे इरेज किया जा सके दोबारा। देखिए होता क्या है, ये आपके सामने मान लेते हैं ये बोन है, ठीक है, यहाँ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। यहाँ से ये बोन है, तो बोन के बगल वाली जो मसल रहती है इसको पकड़ के रखती है, उसी मसल को स्केलेटल मसल बोलते हैं। मतलब सिंपल सा ऐसी मसल जो स्केलेटल सिस्टम को पकड़ के रखते है उसी को स्केलेटल मसल बोला जाता है। ये कहानी हो गई यहाँ से। ये धारीदार तथा वॉलेंट्री मसल होती है, मतलब अपने अनुसार क्या कर सकते हो तुम इसको चला सकते हो। वॉलेंट्री मतलब ऐसे मसल जो हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं उसको वॉलंटरी मसल बोला जाता है। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। यह ठीक है शरीर की गति में, यह शरीर की गति यानी गति में क्या कर देते हैं गुरुदेव, मदद करते हैं। मतलब शरीर की गति प्रदान करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यह मसल और बोन को टेंडन की मदद से, मतलब मसल और बोन किसके द्वारा जुड़ा होता है आपके सामने, टेंडन के द्वारा जुड़ा होता है। बोन किससे, लिगामेंट से जुड़ती है। तो यानी कोई कहेगा मसल और बोन किसकी मदद से जुड़ती है, तो बोलेंगे टेंडन की मदद से। इसके पास अलग अलग डिसऑर्डर जैसे रेमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, दूसरा आपके सामने ओस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, टेंडाइटिस के बारे में, फ्रैक्चर के बारे में कईयों होते हैं। अब किन्हीं एक के बारे में आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है। किसी एक डिसऑर्डर के हम क्या कर देते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस के यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म जॉइंट की बीमारी होती है, मतलब लंबे समय तक ये जॉइंट की बीमारी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में कार्टिलेज धीरे धीरे नष्ट हो जाता है जिससे हड्डियां आपस में रगड़ने लगती है। कहने का मतलब एक हड्डी ये मान लेते हैं ए और दूसरा आपके सामने बी, इनके बीच में जो तुम्हारे पास ये जो जगह होती है यहाँ पर एक कार्टिलेज भरा होता है, जो दोनों बोन को फ्रैक्शन होने से यानी फ्रैक्शन होने से, क्योंकि रगड़ेगा तो धीरे धीरे खत्म होगा, तो उनसे बचाने की जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक, अब ये नष्ट होने से बचाती हैं। यह दर्द कामा सूजन तथा जोड़ों की गतिशीलता के कमी का कारण बन जाता है। मतलब अब जब चोट लग जाएगी तो दर्द होगा, सूजन होगा, जोड़ों में तगड़ा दर्द होने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, ऑस्टियोआर्थराइटिस उम्र के साथ बढ़ने पर वजन बढ़ने के लिए प्रभावी होता है। मतलब किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है तो उम्र के साथ जितना आपके बढ़ेगी आपको दिक्कत होगी, उसके साथ साथ वजन भी, जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा आप उस पर प्रेशर पड़ेगा तो दिक्कत आगे चल के आपको होगी। ठीक, नेक्स्ट में क्या आपके सामने लिख रखा, इटियोलॉजी क्या कारण है आपके सामने, मोटापा हो सकता है। ठीक है, आपके सामने क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है कहीं कारण बस, पुअर स्थिति मतलब आपकी स्थिति खराब है तब भारी काम कर रहे हैं, गठिया रोग होगा ये सब। अब ये कैसे लक्षण दिखेगा, जोड़ों में दर्द होगा, जोड़ों में अकड़न हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, यानी सूजन होगा, कट कट की आवाज़ करेगी जिससे आपको पता चल जाएगा उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन जाता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, ये यहाँ पर लिख रखा फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में आपको फंक्शन के पूरा बढ़िया से लिखना पड़ेगा। तो आपके सामने क्या दे रखा, हाइपोथैलेमस भी दिया गया। हाइपोथैलेमस क्या होती है, जैसे मास्टर ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर का मास्टर होता है यानी दादा। ठीक है, तो उसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस बादाम के आकार का संरचना होती है। ये थैलेमस के नीचे पाई जाती है, ब्रेन में देखेंगे थैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है यह। ठीक है, यह करती क्या, यह नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन ग्लैंड यानी इंडोक्राइन सिस्टम के बीच का लिंक का काम करती। कहने का मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, यह नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके बीच की जो लिंक वाला होता है उसी को हाइपोथैलेमस कहते हैं। इनका मेन काम क्या होता है, शरीर का तापमान को नियंत्रित करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक, नेक्स्ट में हंगर तथा थ्रस्ट कंट्रोल करना, मतलब तुम्हारे पास भूख और प्यास को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। प्यास और भूख को कंट्रोल करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मतलब मास्टर ग्लैंड हर एक हार्मोन को निकालता है तो उसी को ये कंट्रोल कर लेता। लो भैया,
ठीक, अपने अनुसार काम करवाता है। नेक्स्ट में ऑटो इम्यून नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इन्हीं का काम करता है। जैसे हार्ट बीट हो गया, हार्ट रेट हो गया, देखिए हार्ट रेट हो गया इन्हीं के अनुसार होता है, ब्लड प्रेशर इन्हीं के अनुसार होता है, डाइजेशन इन्हीं के अनुसार होता है, तथा इनवॉलंटरी जो फंक्शन और कंट्रोल होता है इन्हीं के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये सब आपके सामने रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम को ठीक करने की यानी ठीक करके बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल को मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है। मतलब कार्डियक रिदम को ठीक करना तथा बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल को मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक रिदम यदि सही रहेगा तो आपके सामने बढ़िया से बायोलॉजिकल स्लीप मतलब जो नेचुरल स्लीप होती है वो अच्छे से आएगी, आपका मज़ा आएगा। क्या लिख रखा है, एंगर हो गया, ठीक है, डर हो गया, दुख हो गया, इमोशन आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है आपके सामने, हाइपोथैलेमस होता है। तो हाइपोथैलेमस की इंट्रोडक्शन और यहाँ से कार्य लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। यहाँ से एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है इनके बारे में आपको बताना है। एड्रीनल ग्लैंड क्या होती है आपके सामने, किडनी के ऊपर एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। तो क्या दे दिया गया है यहाँ पर, कहानी आती देखिए। एड्रीनल ग्लैंड स्टार, ठीक है, स्टार शेप का इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कहाँ होती है, स्टार शेप की ये ग्लैंड होती है, उसको इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों किडनी के ऊपर होती है, मतलब एड्रीनल ग्लैंड देखा जाए तो पेयर में पाई जाती है। ये दोनों किडनी के ऊपर होती है, पहला कंडीशन। दूसरा क्या लिख रखा है, इनका मेन काम हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, और मेटाबॉलिज्म तथा साल्ट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। मतलब इसका मेन काम हार्मोन प्रोड्यूस कराना होता है जो स्ट्रेस, ठीक है, रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिज्म और साल्ट को मेंटेन करने में क्या कर देते हैं, वो मदद करते हैं। अब यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलता है देखिए, ये आपके सामने किडनी के जस्ट ऊपर ग्लैंड जो पाई जाती है उसे जूम करके बनाया गया ये। अब ये जो बनाया गया यही आपके सामने क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड होती है। एड्रीनल आपके सामने क्या हो गई, ग्लैंड हो गई है। यहाँ से ऊपर की जो होती है उसे कैप्सूल बोलते हैं, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और ये अंदर का जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है उसे मेडुला बोला जाता है। तो इसमें इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं आपके सामने, पहला एड्रेनालिन निकलती है, दूसरा आपके सामने कॉर्टिकोसोल निकलता है, तीसरा आपके सामने क्या होगा, एल्डोस्टेरोन आपके सामने हार्मोन होता है। तो ये आपके सामने हार्मोन यहाँ से प्रोड्यूस होना ही होना है। अब इसका पार्ट देख लेते हैं। पहला आपके सामने कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है जो एल्डोस्टेरोन तथा कॉर्टिकोसोल बनाने का काम करता है। मेडुला देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, एड्रेनालिन बनाने का काम करता है। इनका मेन काम क्या होता है आपके सामने, एड्रीनल ग्लैंड का जो मेन काम होता है, पहला आपके सामने दे रखा फाइट एंड फ्लाइट के, ठीक है, देखिए फाइट एंड फ्लाइट के साथ स्ट्रेस रिस्पॉन्स करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। मतलब कहीं आपके सामने भयानक, जैसे कुत्ता आपके सामने पीछे नॉर्मल तुम चल रहे, कुत्ता खच्चम दौड़ा लिया तो ये हाइपोथैलेमस तुरंत सीक्रेट करेगी भान नशे के, भाई निकाल इमरजेंसी कंडीशन पे। तो एड्रीनल ग्लैंड भान नशे क्या करेगी, हार्मोन निकालेगी, तो फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन पे आप भान नशे आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि भाई फ़ोन चलाने लगी ये नहीं होता। शरीर में ब्लड यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एड्रीनल ग्लैंड की होती है। मेटाबॉलिक रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है शरीर के अंतर्गत, यानी शरीर में साल्ट का वाटर बैलेंस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपके सामने एड्रीनल ग्लैंड की होती है। तो अलग अलग तुम्हारे पास ये दिया गया 3-4 काम के बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दे रखा, अब ये मत कहना सर बड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, ये सब भाई टॉपिक भाई बड़ी लेंदी है। ठीक है, एक एक जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड ना भाई अपने में एक खड़ा लेक्चर है, ठीक है, तब बट यहाँ पर हम जल्दी से पढ़ा रहे हैं। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर आपको पूरा डिटेल में बताना है। ठीक है, ट्राइमेस्टर क्या होता है, जैसे फीमेल के अंतर्गत होता है ट्राइमेस्टर, तो वो क्या कर देते हैं उसी के अनुसार अपना जांच वगैरह कराती हैं कि बेबी अच्छे से डेवलप हो रहा है कि नहीं, पल रहा है कि नहीं, उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तब पहले प्रेगनेंसी समझते हैं, उसके फिर ट्राइमेस्टर जो 3 चरण होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। प्रेगनेंसी क्या होती है, गर्भधान तथा प्रसव के बीच के समय जिसमें भ्रूण अच्छे से डेवलप होता है उसे प्रेगनेंसी कहते हैं। मतलब जब एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बन चुका है वो जाइगोट धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, डेवलप करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रेगनेंसी बोलते हैं। निषेचन के पश्चात 9 महीने तक रहता है। निषेचन मतलब जैसे मेल और फीमेल दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन कर दिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर दिए तो एटलीस्ट 9 मंथ तक क्या करेगा, ये बना रहेगा। ठीक
ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, गर्भावस्था में प्रारंभिक सप्ताहों में भ्रूण अल्प विकसित होता तथा गर्भावस्था शिशु गर्भधारण के 2 महीने या बच्चे के जन्म तक विकसित एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया से प्रेगनेंसी बन चुकी है। ठीक है, इसके अलग अलग आपके सामने स्टेज होते हैं। आपके सामने पहला ट्राइमेस्टर क्या होता है, 1 से लेकर 12 सप्ताह तक होता है। यह भ्रूण, ठीक है, ये तुम्हारे पर भ्रूण आधारभूत विकास माना जाता है। जैसे माँ को इस कंडीशन में माँ को थकान आएगी, मतली टाइप में, जैसे भी कोई फीमेल है उस प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, मतलब इस कंडीशन में जब आएगा तो उनको वोमिटिंग तगड़ा होगी, उल्टी तगड़ा होगी, क्योंकि बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। बट अच्छे से हम क्या कर देते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं, जिससे बेबी अच्छे से ग्रोथ करता है। ठीक, तो ये कंडीशन। दूसरा ट्राइमेस्टर में क्या होता है आपके सामने, 13 से लेकर 26 सप्ताह तक होता है। भ्रूण का विकास तेजी से होता है। माँ को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए मम्मी को बल भर कैल्शियम, बल भर आयरन, बल भर प्रोटीन, ये सब बल भर खाना चाहिए, जिससे बेबी अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तीसरा ट्राइमेस्टर क्या होगा, 3 यानी 27 सप्ताह और परसों तक, मतलब तुम्हारे पास 27 के बाद सप्ताह जो आता है परसों, मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। ठीक है, भ्रूण यानी पूरी तरह विकसित हो जाता, तो उसी को हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। बच्चों का वजन बढ़ने लगता, कुछ समय के बाद जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है आफ्टर, उसके बाद बेबी आराम से डिलीवर हो जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने क्या रही यहाँ से इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, एनाटॉमी ऑफ आपके सामने क्या पूछ दिया है, यूरिनरी सिस्टम आपके सामने दिया गया है। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, देखिए, एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टेज बना होगा उसे रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को एनाटॉमी बोलते हैं। बस काम खत्म। तो लिखा, शरीर में मेटाबॉलिज्म के दौरान, ठीक, बना वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती, एक्सक्रीशन कहलाती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी खराब चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वेस्टेज कहलाती है। जैसे आपके घर पे झाड़ू लोग लगाया जाता है ना, उस तरह से हमारे शरीर के अंदर भी झाड़ू लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए झाड़ू वाला छुट्टी पर चल जाए तो कूड़ा कचरा कॉलोनी में घर में बैठ जाएगा। उसी तरह से आपके सामने घर के अंदर होता है और उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर होता है। तो उसी सेम टू सेम वेस्टेज को रिमूव करने की प्रक्रिया यूरिनरी सिस्टम कहलाती है। यह सिस्टम ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती। कहने का मतलब ये जो सिस्टम होता है ना, आपके सामने ब्लड को फिल्टर करके एकदम अच्छे तरीके से क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करता है। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होती है दोनों को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम, ये सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ये आपके सामने हमने क्या कर दिया, देखिए प्यारा सा स्ट्रक्चर बना है। हमारे पास 2 पेयर में किडनी पाई जाती है, यहाँ लिखा। यूरेटर मतलब जो पेशाब की थैली होती है, यानी जो भी तुम्हारे पास किडनी में पेशाब बना हुआ उसको स्टोरेज करके लाके भेजता है यूरेटर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है, जो पेशाब की थैली होती है, जो पेशाब को होल्ड करके रखती है कितने महीने नहीं, 5 से लेके 600 ml तक। ठीक है, कहीं कहीं 1 लीटर भी लिखा रहता है उसका। यूरेथ्रा क्या होती है आपके सामने, ऐसी ओपनिंग होती है जो यूरिन को बाहर तरफ निकालने का काम होता है। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक प्यारा सा स्फिंक्टर होता है। जब ब्रेन से मैसेज आता तब ये स्फिंक्टर ओपन होता तो हमारा पेशाब बाहर की तरफ मूव होता है। इस तरह से ये काम करते हैं। इनका फंक्शन गुरुदेव क्या होता है आपके सामने यहाँ देख लेते हैं। काम क्या करता है, यानी आपके सामने एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम पहले सिक्रीशन का काम करता है। यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिनिन जैसे वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना इन्हीं का काम होता है। वाटर को बैलेंस करना, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किडनी की होती है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम को बैलेंस करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में आपके एसिड बेस को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट में आपके सामने ब्लड प्रेशर को रेनिन मैकेनिज्म के द्वारा कंट्रोल करना। क्योंकि ब्लड प्रेशर भी याद रखना किडनी पे भी मायने रखता है। ठीक है, यदि आपके सामने रास मैकेनिज्म सही से काम नहीं करेगी तो किडनी उडनी का ब्लड प्रेशर, मतलब पूरी शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये इनके काम हो गए हैं यहाँ से। इस तरह से देखा जाए तो एक डायबिटीज जो आपके सामने PDF में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा तेज़ी से लेके चलते हैं। इधर पे जो भी आपके सामने प्रेजेंट है उसको भन भन आप मारिएगा। ठीक।
ठीक है। ये आप थ्योरी यदि ध्यान से सुने होंगे तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे, नहीं तो भैया नहीं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा, हु डिस्कवरी द एबीओ ब्लड ग्रुप, अभी बोले हैं आपके सामने कार्ल लैंडस्टीनर। तो आपके सामने कहीं दे रखा है एबीओ ब्लड ग्रुप दिया है ना, ठीक। एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, आपके सामने विलियम हेरे। और क्या लिख रखा है, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसमें से तुम्हारे पास कार्ल लैंडस्टीनर ने दिया हुआ था, इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। हाउ मैनी बोन प्रेजेंट इन द एडल्ट, 206 हड्डियाँ होती है, यहाँ पर टिक मार देंगे। फिर क्या लिखा, इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, मतलब इंसुलिन किससे होती है, आपके सामने पैंक्रियास से, यानी लीवर से क्या निकलता है आपके सामने, बाइल निकलता है। सलाइवरी ग्लैंड से आपके सामने क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, यानी स्टमक से आपके सामने क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यहाँ से कहानी। तो यानी पैंक्रियास इज करेक्ट ऑप्शन। क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, आपके सामने यहाँ से हो जाएगा। 5वां नंबर क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टीपिस होता है, इस पे टिक मार देंगे यहाँ से। 6ठा नंबर क्या लिख रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो नोन एज विंड पाइप, मतलब इसमें किसको विंड पाइप के नाम से जाना जाता है। याद रखना दोबारा, पहले फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होती है, जंक्शन पॉइंट बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज फायरिंग्स होता है। अब ब्रेंक्यूल जो सबसे लास्ट में चलेगा। लैरिंग से क्या होता है, आवाज़ निकालने के बच्चा ट्रैकिया, अभी बोले थे ऐसे 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 जो होता है ट्रैकिया, और यहीं पर कार्टिलेज होता है जो विंड पाइप होती है, तो यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 7वां नंबर क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लेनिंग, स्पेलिंग यूरिन, मतलब हमको पेशाब को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, म्यूक्टुएशन कहलाती है। क्या कहलाती है, आपके सामने म्यूक्टुएशन होता है। आरबीसी इज आल्सो नोन, आरबीसी का दूसरा नाम आपके सामने क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट होता है। क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। नेक्स्ट में ब्लड प्रेशर बताओ किससे मेजर किया जाता है, यदि आप हर बच्चे को पता है आपके सामने स्फाइगमोमानोमीटर, ठीक है, स्फाइगमोमानोमीटर होता है, ठीक है, ये से ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। यानी लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड आपके सामने क्या होती है, लीवर होती है, अभी लीवर पढ़ के आ रहे हैं। लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लॉस कॉजेज द डिफेक्ट इन विजन, मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है सही से, आपको सामने कुछ डिफेक्ट यानी दिख रहा है, डिफेक्ट दिख रहा है, तो उस बंदे को क्या हो गया, आपके सामने कटरैक्ट हो गया, जिसको हम मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं। सेल ऑर्गेनेल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपके सामने 2-3 होता है, क्रोमेटिड होता है, न्यूक्लियोलस होता है, आपके सामने न्यूक्लियोलस हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रोमेटीन हो जाएगा, यहाँ से क्रोमेटीन हो जाएगा, क्रोमेटीन हो जाएगा, यहाँ से ये केमिकल पाए जाते हैं। फिर क्या लिखा, प्लूरा इज द मेम्ब्रेन, प्लूरा बताओ लंग्स का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, जनरली सडन फीटल हार्ट अटैक में बी कम्प्लीटली, ठीक है, कम्प्लीटली बैक एडेड ऑफ डैश आर्टरीज, मतलब किसके द्वारा करती है इसको, कोरोनरी आर्टरीज हो जाएगा आपके सामने, इसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिखा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब मानव शरीर की स्टडी करना ही क्या कहलाता है आपके सामने, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो परिभाषा में क्या लिख रखा देखिए, मानव शरीर का स्टडी करना यानी अध्ययन करना क्या कहलाता है आपके सामने, ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट में क्या आपके सामने क्या लिखा है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन के टोटल 3 पार्ट होते हैं आपके सामने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। इसके अंदर फर्दर डिवीजन होता है आपके सामने, बट उतना हमको नहीं देना। 1 नंबर की कितना टाइम लेंगे, इन विच आर्गेन रॉड एंड कोन्स आर फॉर्म, मतलब हमारे शरीर के अंदर एक तुम्हारे पास देखिए आँख होती है, आँख के अंदर रेटिना होती है, रेटिना के अंदर दोनों सेल पाए जाते हैं आपके सामने, रॉड तथा कोन्स। रॉड क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, और कोन्स देखा जाए तो आपके सामने कलर सेंसिटिव होती है, तो ये तुम्हारे पर रेटिना पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अभी बोले थे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे तुम्हारे पास 2 चीज़ बोले गए, पहला आपके सामने हिप बोला गया, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से शोल्डर हो जाएगा, ठीक है, ये बोला गया। नेक्स्ट में हाउ मैनी पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व प्रेजेंट, क्रेनियल नर्व हमारे पास टोटल कितनी होती हैं, 12 पेयर में होती हैं, ठीक है, 12 पेयर में होती है। यानी पे लिख रेखा फ्लक्चुएशन क्या होता है भैया, अभी बोले हैं तुम्हारे पास
पैक्चुएशन क्या होता है इस कहानी से, यहाँ से सीख हमको मिलती है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, ठीक है। पैक्चुएशन मेल और फीमेल जाइगोट का जो फ्यूजन होता है उसे जाइगोट बनने की प्रक्रिया ही पैक्चुएशन कहलाती है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 1 घंटा 36 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से स्लाइड करके आपके सामने हमने इसको प्रस्तुत किया है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, आपको इजीली सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश, हिंदी चाहिए तो हिंदी भी आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।